Hello, hello, hello. This is Dr. Hida, and who is with us? थोड़ा सा अपना introduction कराएं so that we should start course introduction. So, जी बतूल, इरम, मारिया, सैमसंग, हम्म, आई एम डॉक्टर नौशीन बतूल। जी मैंने नौशीन। आपसे FCPS का पार्ट 2 की तैयारी आपसे की थी और 1 मंथ में मैंने वाइवा निकाला था। मामा को डांसिंग है। मेरे बच्चे किसी से कह रहे अच्छा, मामा 1 मंथ डांसिंग में वाइवा निकाला था। कोर्स का मैजिक था या कोई और मैजिक था? और अच्छी भी नहीं। ये गाइस जा रही है बैग में। देखो मामा की क्या से आवाज होती है। बहुत शोर है आपके मर बैग। गए। होगी नौशीन, आई थिंक यू शुड मैम हाँ। मैंने भी आपसे FCPS से सिंस आई एम विथ यू मैंने पार्ट 2 तो नहीं दिया स्टिल, पर मेरी नौशीन, ट्रेनिंग आप नौशीन बात कर रहे हो या? इरम। ओके, इरम। तो मैम मैंने IMM टॉक्स थ्योरी और प्लस MRCOG 1 जो है वो आपके साथ किया है। होपफुली क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सो आपको तो फिर अंदाजा होगा कि कैसे टीचिंग होगी, है ना? जी मैम, दैट्स चल। व्हाई आई एम हियर अगेन। ओके। सो इरम, नौशीन एंड एवरीवन, बाकी जो लोग रह गए हैं अपना इंट्रोडक्शन चैट बॉक्स में लिखते हैं। तो ये जो आज का गाइड सेशन है ना, ये है MRCG 2 की प्रेपरेशन के बारे में कि आपको तैयारी कैसे स्टार्ट करनी चाहिए। और ये एक ना बिगिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, लाइक जैसे ही MRCG 1 करते हो या यू डिसाइड कि आपने 2 में अपेयर होना है और उससे पहले आपको कुछ नहीं पता व्हाट इज MRCG 2, तो क्या आपके क्यूरीज एंड क्वेश्चंस हैं, वो सारे इस सेशन में हैं। तो आप इसको एक ABC सेशन ले सकते हैं। ठीक है। जो रिपीटर्स हैं शायद उनके लिए बहुत सारी चीजें रिपीट हो लेकिन कोर्स के बारे में उनको भी अच्छी बातें जानने को मिलेंगी। लेकिन इसमें बहुत छोटी छोटी माइनर माइनर चीजों का मैंने ख्याल रखा है ताकि आप स्टार्ट करें कोई जर्नी तो आपको बहुत क्लैरिटी हो कि इसमें आगे सब कुछ क्या कुछ होगा। ठीक है। बिफोर दिस मेरा एक और भी सेशन है जिसमें मैंने कंपेयर किया है MRCOG को एंड MRCPI को एंड योर कंट्री एग्जाम्स लाइक FCPS, MCPS एंड MS। वो आपने जरूर सुनना है, उससे भी आपकी छोटी छोटी बातों में यू विल हैव गुड क्लैरिटी। ओके। सो चलो, तो लेट्स स्टार्ट। मुझे ये स्लाइड मैं बनाना नहीं चाह रही थी लेकिन मैंने बना दी। बहुत जरूरी है, हम कोई भी रेसिपी बनाते हैं ना तो लाइक इंग्रेडिएंट्स डालते हैं तब वो तैयार होती है परफेक्ट। ऐसा ही है ना इरम? बिरयानी बनानी हो, हाँ, परफेक्ट बिरयानी तभी बनेगी ना जब पता हो इसमें डलता क्या कुछ है। मैम वो अगर आप सेशन के लिए आप बता रही थी अभी, सॉरी, कि वो बहुत जबरदस्त सेशन था और मेरी इतनी क्यूरीज क्लियर हुई हैं। मैं UK में, क्योंकि अभी मैं जॉब नहीं कर रही हूँ, सो आई वाज फीलिंग माई सेल्फ सो अलोन, लाइक मैं किससे कांटेक्ट करूँ, क्या पूछूं। तो मेरी बहुत सारी क्यूरीज अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हुई हैं और आई हैव डिसाइडेड कि मैंने क्या करना है आगे। बहुत अमेजिंग ऑसम हेल्पिंग लेक्चर था आपका। थैंक यू वेरी मच। ये तो टेस्टिमोनियल हो गया लाइव। जी ओके। मैम। तो इरम एंड एवरीवन, देखो जैसे हम बिरयानी बनाते हैं, कोई भी चीज बनाते हैं, तो वो अच्छी तभी बनती है ना जब हम किसी एक्सपर्ट से पूछें कि इसकी हमें स्पेशल इंग्रेडिएंट्स बताएं ना, इतनी ये टेस्टी क्यों बन रही है। वरना तो पकाने को तो बहुत सारे लोग पकाते हैं, पकती नहीं है सही से। तो हाउ टू कुक MRCG 2 ताकि आप उसको च्यू कर सकें इन वन गो ना, तो बार बार ना खाना पड़े। ये वाली रेसिपी अगर आपने एक ही दफा अच्छे तरीके से बनानी और खानी है ना, तो इसके कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं। और मैंने सब में ना पी लगाया है, लाइक आपके पास ना पैशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि टायरिंग जो है सफर, क्योंकि कंटेंट बहुत ज्यादा है पढ़ने को और फिर बार बार रिवीजन करनी होती है। तो पैशन मस्ट है। अगर आप पैशनेट नहीं हो इस एग्जाम को लेके तो फिर आप बहुत अर्ली इसको क्विट कर दो, क्योंकि होने वाला नहीं है बिल्कुल में। क्योंकि इसमें थोड़ा सा लंबा रूट है, थोड़ी सी एफर्ट ज्यादा है, हर दूसरे दिन एक डिप्रेशन का दौरा पड़ता है।
तो वो जो जिनको लाइक जो स्ट्रेस को कोप अप नहीं कर पाते, वो फिर इस जर्नी को कंटिन्यू भी नहीं कर पाते, एक अटेम्प्ट दो अटेम्प्ट देके डिसहार्ट हो जाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है ना, आप आपका पैशन इंटैक्ट रहे। और दूसरी जो बड़ी बात है ना, वो है पीस होना चाहिए आपकी लाइफ में। ऐसा नहीं है कि आप बहुत अच्छे हो अपने एग्जाम देने के लिए और एट द सेम टाइम आपकी वर्क एनवायरनमेंट में वो मैसी हो गई है, आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें इश्यूज चल रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप तो एक ही हो ना जो इतने सारे महाजों पे लड़ रहे हो। तो प्लीज, अगर कोई भी आपने सोचा हुआ है जंग शुरू करने का, उसको तो भी बंद कर दो, क्योंकि आई नीड यूर 6-7 मंथ्स। सो वो भी बिल्कुल पीस ऑफ माइंड के साथ, क्योंकि आई जस्ट वांट कि इन 6 मंथ में यू पीपल शुड बी फोकस्ड ओनली ऑन दिस ट्रैक, कोई और मल्टीपल ट्रैक ना हो। ठीक है, सीधा रास्ता होता है ना जो यहाँ लाइक ये जैसे हमारा प्यारा सा छोटा सा घर है, लेट्स सपोज, ठीक है, और ये आपके फ्रेंड का घर है। फ्रेंड्स के घर से मुराद क्या है, ये MRCOG2 है बेसिकली, और यहाँ आप MRCOG1 के बाद खड़े हुए हो। तो देखो यहाँ पहुंचने के काफी रास्ते हैं, यूं यूं करके आप पहुंच ही जाओगे ना, इधर उधर होके। लेकिन अगर आपके पास लाइक पीस है आपके माइंड में, आपको पता है शुरू कैसे करना है खत्म कैसे करना है, तो आप बड़ा शॉर्टेस्ट रूट ले सकते हो इस पूरे सफर को करने के लिए। लोग करते जरूर है पार्ट 2, लेकिन पता है उनकी अटेम्प्ट्स बहुत ज्यादा हो जाती हैं। वन गो में अगर आपने करना है ना, प्लीज, अगर ये शॉर्टेस्ट वे जो इसका स्मार्टेस्ट वे जिसे मैं कह रही हूँ ना, वो वही है कि आप के पास पैशन है और आपके पास ना अपनी लाइफ में ना पीस है। और अगर नहीं भी है तो यू कैन इजीली क्रिएट इट। ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और इसमें भी बहुत सारी आप देखें तो आपको बड़ी हेल्प मिल सकती है सोशल मीडिया से भी, कि आपको लाइफ कोचिंग के बारे में आप जान सकते हो कि अपनी लाइफ को कैसे बैलेंस करना है, अपनी जिंदगी से अननेसेसरी चीजें कैसे निकालनी है। तीसरी चीज जो है इरम, साइमा, नुशीन एंड सैमसंग वो है कि पार्टनर होना चाहिए आपके पास। ठीक है, इफ यू हैव अ गुड स्टडी पार्टनर तो ये बहुत अमेजिंग बात है। और अगर पार्टनर नहीं भी है, तो वो जो कोर्स आप ज्वाइन कर रहे हो ना, इट शुड आल्सो वर्क लाइक अ पार्टनर फॉर यू। ठीक है, जो अंडरस्टैंड करे कि आपका आपकी डिफिकल्टी लेवल क्या है और आपको वहीं से अप्रोच करे, और वहीं से आपको ऊपर लिफ्ट करे लेके जाए। तो पार्टनर बहुत जरूरी है इसको वन गो में करने के लिए। और जो फोर्थ इंग्रेडिएंट है वो है प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग में प्रेजेंटेशन भी आ जाती है। और प्रेजेंटेशन में आप समझ लें कि लाइक कार्डियक डिजीज एंड प्रेगनेंसी, देर आर सो मच थिंग्स इन वन सिंगल टॉपिक, कि लाइक मैकेनिकल वेल के साथ कैसे लेके चलना है, या फिर लेट्स सपोज एंटीकोएगुलेशन है बिकॉज ऑफ एनी थ्रोम्बोएम्बोलिक इवेंट और साथ में कार्डियक डिजीज है, उसको कैसे लेके चलना है, या कोई वेल्वुलर हार्ट डिजीज है उसको कैसे लेके चलना है, कंजेनिटल हार्ट डिजीज है कैसे लेके चलना है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, तो इतने सारे डेटा को अपने चुनने मुन्ने से माइंड में कैसे फिक्स करना है, उसको किस सारे डाटा को कैसे प्रेजेंट करना है फॉर योर माइंड, के वो उसको टाइम पे चीजें रिप्रोड्यूस करके आप दे, और आप आराम से सिंगल बेस्ट आंसर्स और EMQs सॉल्व करने के लायक हो जाए। वरना पढ़ने को तो आप बहुत कुछ पढ़ लोगे वन गो में, पढ़ते ही रहोगे, लेकिन हमने वापस भी आना है। ठीक है, इन चीजों को रिवाइज भी करना है और फिर इनको यूटिलाइज भी करना है। तो ये प्लानिंग और प्रेजेंटेशन, जिसको मैं ये कहूंगी कि ये जो आपके माइंड में ये टॉपिक कैसे लाइक जाएगा, इसकी क्या फ्लो होगा, क्या इसकी इन्फोग्राफिक्स होंगे, क्या नोट्स होंगे, ये बहुत जरूरी है। तो आपने उतना ही पढ़ना है, वैसे ही पढ़ना है जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। यू मस्ट नो फ्रॉम वेरी बिगनिंग कि ये टॉपिक मेरे एग्जाम के लिए इस अंदाज से मैंने पढ़ना है। दे लव टू आस्क व्हेन टू स्टार्ट एंटीकोएगुलेशन, व्हाट शुड बी द मोड ऑफ डिलीवरी व्हेन अ पेशेंट इज कार्डिक। नेहा के मुताबिक उसका मोड ऑफ डिलीवरी क्या होगा, न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन की क्लासिफिकेशन के मुताबिक। लेबर में मैनेजमेंट क्या होगी, कब इलेक्टिव फोर्सेप्स लग रहे हैं, कब PPH में क्या मेडिसिन दी देगी। तो ये इसकी प्रेजेंटेशन आपकी मेमोरी में ना अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम ये बहुत जरूरी है। तो वरना तो आप बगैर किसी गाइडेंस के, बगैर किसी अच्छे पार्टनर के या हेल्प के ये शुरू करोगे तो फिर आप इसे खत्म नहीं कर पाओगे, और आप कोई कोई अच्छी स्कोरिंग भी नहीं ले सकोगे अपने एग्जाम में। तो ये बहुत जरूरी है। Just a minute. ओके, चलें। तो होपफुली पीपीटी अब नजर आ रही होगी। हम्म, इधर लाइव हो गई थी PPT।
अच्छा, जो तीसरा इंग्रेडिएंट है ना, वो है यार, ये थोड़ा कॉस्टली एग्जाम है, ठीक है। लाइक यू पीपल हैव सीन MRCOG 1 में आपको जो है अप्रोक्सीमेटली, अगर मैं पाकिस्तानी रुपीज में कन्वर्ट करूँ तो इट वाज 2 लाख, और इतना ही आपको जो है MRCOG 2 के लिए रखना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा कॉस्टली है। और इसके ये जो एग्जाम्स हैं, इनके साथ ये भी है कि लाइक कोर्सेज भी जरूरी है। मैं ये नहीं कह रही कि कोर्सेज बगैर हो ही नहीं सकता, लोग करते भी हैं, लेकिन थोड़ा टफ हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है उनके लिए ना, पर्सनल एफर्ट बहुत आ जाती है, जो कि लाइक फैमिली के साथ और किसी एक जॉब के साथ वो डिफिकल्ट हो जाता है, और फिर इस चीज की प्रोबेबिलिटी भी थोड़ी सी अनसर्टन हो जाती है कि ये पता नहीं बनगू में पास भी होगा या नहीं होगा। सो कोई भी अच्छा कोर्स है तो जरूरी, और कोर्स इज आल्सो विद मनी, तो ये पैसा भी बड़ी जरूरी बात है। ये 4-5 P आपकी अगर आपके पास है ना, तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं है MRCOG 2 को पास करना, ठीक है, बिलीव मी। तो ये P है आपके पास? किसके पास है? इरम के पास तो ज्यादा नहीं है। ओके। ड्यूरेशन 6 मंथ, मिनिमम 6 मंथ। चलो, बट एनीवे ये जरूरी है, ठीक है। ओके, सो इफ यू हैव ऑल दीज 3 Ps। मैम मेरे पास ये सब पीस हैं, पैशन, पीस, सब कुछ है, अल्हम्दुलिल्लाह। मजाक कर रही हूँ, नो वरीज, आई नो। अगर आप हाँ, ये जो डॉक्टर्स हैं ऑब्वियसली दे आर बेटर देन अदर एज कम्पेयर टू अदर प्रोफेशन, थोड़ा सा बेहतर होता है, लेकिन फिर भी ये चीज आप ना अपने माइंड में रखें। और आपको तो फिर भी, मैं चलो 2 तक तो फिर भी अफोर्डेबल है, बिलीव मी, 2 तक फिर भी अफोर्डेबल है, बट 3 में कोर्सेज भी कॉस्टली हो जाते हैं, फीसेस भी कॉस्टली हो जाती हैं, और कुछ कंट्रीज में तो लाइक ऐसा भी नहीं है कि वो उनके कंट्री में हो MRCOG 3, दे हैव टू ट्रैवल, ठीक है। आई हैव हर्ड कि अब इंशाल्लाह इन पाकिस्तान मई 2025 से ऑनवर्ड MRCOG 3 होगा, लेकिन उससे पहले जो 2 अटेम्प्ट है ना, पीपल हैव टू ट्रैवल, ट्रैवलिंग कॉस्ट, वीजा कॉस्ट, होटल्स कॉस्ट, रेस्टोरेंट कॉस्ट, कोर्सेज कॉस्ट, सो काफी कॉस्टली है। मैंने इसमें ना अलग से एक सेशन भी लिया हुआ है, ये ना वो जरूर सुनना। आपको शुरू से ही पता हो ना आपके रास्ते में क्या चीजें आती हैं, आप ऐसे ही, आपकी फ्रेंड कर रही है MRCOG, आप भी शुरू हो जाओ। आप ये भी देखो ना ये आपके लिए यूजफुल है या नहीं, और आपके पास इसके लिए रिसोर्सेज भी हैं, तो ये बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैंने पैसा भी लिखा है इसमें। बट एनीवे, चलो, एक और अमेजिंग बात यह है कि पेपर फॉर्मेट भी P से है। छठा P। चलो, पेपर फॉर्मेट से तो कुछ हद तक तुम लोग फेमिलियर हो ही गए होंगे, जैसे आपने MRCOG 1 दिया हुआ है, 2 ही पार्ट्स हैं, पेपर 1 पेपर 2, दरमियान में 60 मिनट्स की ब्रेक है, ठीक है। पेपर 1 आपका MRCOG 1 में 2.5 आवर का था ना, यहाँ 3 आवर का है, ठीक है, जिसमें आपके तो 100 सिंगल बेस्ट आंसर्स थे, अब आपके 50 सिंगल बेस्ट आंसर्स हैं हर पेपर में, और 50 EMQs हैं, फिर 60 मिनट की ब्रेक है, और फिर दोबारा पेपर 2 में 50 सिंगल बेस्ट आंसर्स हैं और 50 EMQs हैं, ठीक है। ये EMQs क्या होते हैं, आई विल मैं बताऊंगी इसके बारे में। बताना क्या है, बेसिकली स्टेटमेंट के बाद, एक स्टेम देने के बाद ना 5 चॉइसेस होती हैं सिंगल बेस्ट आंसर में, बट EMQs में ये 15 तक हो सकती है, क्योंकि आप 5 ऑप्शन में आपके माइंड को चाहिए 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट, तो फिर EMQs के लिए आपको 2 मिनट चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने एग्जाम 3 आवर में देना है, तो 1 आवर में आपने सिंगल बेस्ट आंसर्स करने हैं 15, और 2 आवर में, क्योंकि 2 मिनट्स है ना हर क्वेश्चन के लिए, तो आपको EMQs पे एफर्ट करनी पड़ेगी। तो ये बड़ा बेस्ट ही हो जाता है, मैं शुरू में ही बता दूं, 3 आवर में अगर आप 50 सिंगल बेस्ट आंसर्स आधे 1.5 घंटे में कर रहे हो 1.5 आवर में, तो आप जो है मुसीबत में भी, ठीक है, क्योंकि जो उसके बाद शुरू होने वाले हैं एक्सटेंडेड बैच क्वेश्चंस, यूजुअली थोड़े एंड पे आते हैं, जब 50 SBAs आ चुके होते हैं, सम टाइम अकॉर्डिंग टू शफलिंग डिपेंड करता है, शुरू में भी आ जाते हैं, वेन वेनेवर। तो आपने अपने इन 3 आवर को ना वाइजली प्लान करना है। इन 3 आवर का जो लाइक आप ये समझें कि 1/3 है वो सिंगल बेस्ट आंसर्स को दें, और 2/3 आप दें अपने EMQs को, क्योंकि EMQs में तो 15 ऑप्शंस हैं, और सिंगल बेस्ट आंसर्स में 5 ऑप्शंस हैं, ठीक है, गॉट माई पॉइंट। इट्स मीन अगर 100 आपके क्वेश्चंस हैं, तो आपके जो 50 SBAs हैं वो आपने 1 आवर में किए, मतलब 60 to 70 मिनट में किए, सिंगल बेस्ट आंसर, ठीक है। तो
अब आपके पास 2 आवर बचे हैं, तो आपने 25 EMQs 1 आवर में करनी है, नेक्स्ट जो सेकेंड आवर है। और फिर जो लास्ट का थर्ड आवर है उसमें 25 EMQs करने हैं, क्योंकि EMQs जो है वो डबल है सिंगल बेस्ट आंसर का। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, ये शुरू में ही बहुत जरूरी है जानना कि EMQs लाइक कितने इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम को पास करने के लिए। तो इसलिए आपने इनकी प्रैक्टिस भी ज्यादा करनी है। ठीक है, मैं इसकी अहमियत आगे जाके बताऊंगी। तो ये 3 आवर का होगा पेपर। ये फॉर्मेट हो गया। सक्सेसफुल कैंडिडेट्स सिंगल बेस्ट आंसर्स 1 मिनट में करेंगे और EMQs 2 मिनट में करेंगे। अगर अभी प्रैक्टिस के दौरान आप इन रिफ्लेक्सेस को अच्छे तरीके से डेवलप कर लेते हो ना, तो आप शुरू से ही विनिंग साइड पे हो। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। आपके सिर्फ ये जो EMQs है इनका ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, कंट्रीब्यूशन इन टोटल मार्क्स भी ज्यादा है। अगर आप 50 सिंगल बेस्ट आंसर्स ठीक करते हो तो 40% आपको मिलेगा 100% में से। और अगर आप 50 EMQs ठीक करते हो तो 60% आपको मिल रहा है। तो EMQs ना सिर्फ टाइम कंज्यूमिंग है, बल्कि ऑन द अदर हैंड इससे आपकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी ग्रेटली इम्पैक्ट होती है। ठीक है, तो जहां मैं बहुत सारी बातें आपको बताने वाली हूँ कि हाउ यू शुड स्टडी, यहाँ इस एग्जाम को पास करने के लिए टेक्निकल होना भी बहुत जरूरी है कि हाउ यू शुड अटेम्प्ट योर पेपर। अगर 50% इस चीज की कंट्रीब्यूशन है कि आपने अच्छा कितना पढ़ा है, तो 50% आपके पास होने में इस चीज की भी कंट्रीब्यूशन है कि आपने उसको अटेम्प्ट कैसे किया है। अटेम्प्ट कैसे किया मैं बिल्कुल मैं इससे मेरी मुराद सिर्फ EMQ से। ठीक है, क्योंकि अच्छा पढ़ने के बाद अगर कोई फेल होता है वो सिर्फ इसलिए होगा कि उसने EMQs की प्रैक्टिस नहीं की, अप्रोच नहीं की, या फिर पता नहीं था कि इसको डबल टाइम लेना। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज पेपर टेस्ट कैसे होता है वो खुद कहते हैं कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसलिए इसमें उलझो मत। होएवर हम देखेंगे इंडिविजुअली हर क्वेश्चन की डिफिकल्टी। ठीक है, और इनकरेक्ट आंसर्स पे कोई माइनस मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ा थोड़ा बता दिया है। और हर लाइक इसका मतलब ये भी है कि अगर एक क्वेश्चन डिफिकल्ट है और बहुत कम लोगों ने उसको ठीक किया और आप भी इसको ठीक कर रहे हो, तो आपको ज्यादा क्रेडिट मिल रहा है। ठीक है, और अगर एक क्वेश्चन आसान है और सब ठीक कर रहे हैं उसको, तो उसका आपको कम क्रेडिट मिल रहा है। दिस इज लाइक दैट। सो पेपर फॉर्मेट समझ आ गया कैसे होगा, कितने टाइम का होगा। ये 6 घंटे का टोटल बनता है, और ये 6 आवर जो है ना, बिलीव मी आपके करियर के ना बेहतरीन 6 आवर हो सकते हैं अगर आप अभी से ये 6 महीने उस अंदाज में पढ़ते हो, द वे आई एम टेलिंग यू। ठीक है, क्योंकि MRCG 1 कंपैरेटिवली इजी है, और MRCG 3 टोटली रिलाई ऑन MRCG 2 कॉन्सेप्ट्स। अगर आपके अच्छी अप्लाइड नॉलेज है तो उसका लाइक आप आराम से वो कवर कर लेते हो 3 में, और थोड़ा सा आपने अपनी कम्युनिकेशन इंप्रूव करनी है, 3 डन। ये सबसे जो लाइक जो मुश्किल लगता है, सबसे ज्यादा जो डिफिकल्ट है, ओवरऑल डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन कंपैरिजन विद पार्ट 1 एंड पार्ट 3, जो इसका पार्ट 2 है वो थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, बहुत ज्यादा गाइडलाइंस हैं, कंटेंट ज्यादा है। ठीक है, और इसमें एफर्ट ज्यादा है, इस लिहाज से मैं कह रही हूँ। ठीक है, तो अगर 2 कर लेते हो तो फिर 3 इज वेरी इजी फॉर यू। तो अच्छा, अब अपने बात कर ले कि ये पेपर कैसा होता है। ठीक है, अब इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस को अगर आप अप्रोच करें ना, तो 2 तरीके हैं कि मॉड्यूल वाइज अप्रोच कर लें। ठीक है, फर्स्ट वे इज दैट मॉड्यूल वाइज के लाइक अर्ली प्रेगनेंसी का मॉड्यूल है, तो उसमें कुछ टॉपिक पे गाइडलाइंस होंगी, ग्रीन टॉप की कुछ नाइस होंगी, किसी पे टॉप आर्टिकल आ जाएगा, किसी पे साइंटिफिक इम्पैक्ट पेपर आ जाएगा, कोई लाइक कोई फिगो से होगी, जैसे लाइक इसमें टर्मिनेशन में जो मेथड्स यूज होती हैं, ड्रग्स यूज होती हैं, वो फिगो उसके लिए एक बेसिक जो है वो गाइड है। तो सी इन इन सिंगल मॉड्यूल फॉर एवरी टॉपिक सोर्स इज डिफरेंट, है ना, कोई GTG, कोई नाइस, कोई टोक, कोई फिगो एंड कोई सिप। तो जो लाइक बहुत कम लोग हैं जो कि लाइक सोर्सेज वाइज पढ़ते हैं कि नहीं हम पहले सारे फिगो पढ़ लें, सारे टोक पहले पढ़ लें, सारे GTG पहले पढ़ लें, वो थोड़ा मुश्किल है, और एंड पे आपसे सब कुछ मैसी हो जाता है। जो मेजोरिटी लाइक करती है, जो सारे कोर्सेज जिस तरीके से पढ़ाते हैं इंक्लूडिंग आर कोर्स,
वो मॉड्यूलर फैशन है, ठीक है। और इसके साथ मैंने ये कैप बनाई है कॉन्वोकेशन की, इट्स मीन कि ये इजी है, आराम से कैप पहन लोगे। तो मॉड्यूल में कितने मॉड्यूल्स हैं, ये आप पढ़ सकते हो। क्लिनिकल स्किल, टीचिंग, clinical governance, surgical skills, post-op, procedures, antenatal, maternal medicine, management of labor, management of delivery, perpurium issues, gynae, general gynae problems, subfertility, sexual health जिसमें STDs आ जाती हैं सारी, early pregnancy, oncology and urogynae। तो total they are 18। तो इट्स मीन अगर आपने एक एक फर्स्ट रीडिंग करनी है 4 मंथ में, तो हर मॉड्यूल को ऑन एवरेज आपने 5 डेज देने। कुछ लंबे मॉड्यूल हैं जैसे एंटीनेटल, मैटरनल मेडिसिन एंड गायनी एंड लेबर। इसमें हम आउटवे भी कर सकते हैं, लाइक इनको हम थोड़ा 7-8 डेज दे देंगे, छोटे मॉड्यूल को 3 to 4 डेज भी दिए जा सकते हैं, बट ऑन एवरेज मैं बता रही हूँ कि 5 डेज आपने देने हैं। और 4 मंथ्स में तो आप एक ही रीड कर पाओगे, फिर 2 मंथ्स में आपने मजीद 2 या 3 रिवीजन्स करनी है विद यूर पास्ट पेपर्स, ठीक है। तो अगर इफ यू हैव 6 मंथ, 6 मंथ आर एनफ टू पास दिस एग्जाम। अगर आप आगे मैं बताने वाली हूँ कि आपने डेली किस तरीके से पढ़ना है कि ये 4 मंथ्स में पहली रीडिंग हो जाए, और जो कमिंग 2 मंथ्स हैं उसमें आपकी अच्छी से रिवीजन विद योर पास्ट पेपर्स हो जाए, एंड यू कैन इजीली सिट इन एग्जाम एंड पास दिस। ओके, अच्छा ये जो सबसे बकवास तरीका है वो सोर्स वाइज है, जिसमें ये बेचारा देखो कितना दुखी है, दुखी होना भी चाहिए। उसने सोर्स वाइज पढ़ा है। सोर्स वाइज लाइक सारी जीटीजी कोई 80 के करीब है, नाइस कोई 40 के करीब गाइडलाइन है, टोक तो कोई बेतहाशा, साइंटिफिक इम्पैक्ट पेपर एज कम्पेयर टू कम है, फीगो लाइक कम है, 5 कैंसर्स हैं टोटल और 5-6 फीगोज हैं। एफएसआरएच बहुत ज्यादा दी हुई है, बट करने को आओ तो सिर्फ टेबल्स ही हैं। बेस्ट बहुत ज्यादा देने करने को उन्होंने दी हुई है, लेकिन करने को आओ तो ओनली टेबल्स हैं। कंसेंट एडवाइजेज हैं, स्ट्रैटेजी के कुछ क्वेश्चंस हैं, पूल जिसमें मेरा मुराद आपके पास पेपर्स हैं, फिर प्रैक्टिस बुक्स के एमसीक्यूज हैं, फिर ईएमक्यूज हैं, और फिर जो एंड पे कॉलेज का एक रिवीजन कोर्स होता है जिसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, 1 2 3 4 आ भी जाता है उसमें से। तो ये टोटल आपका MRCD 2 का करिकुलम है सोर्स वाइज। गॉट इट? इरम, मारिया, आयशा। जी जी तो मैम। ओके, चलो तो जो बेहतर तरीका है ना वो क्या है, मॉड्यूल वाइज। मॉड्यूल वाइज में हमने एक मॉडल उठाया, जैसे मैंने अभी बात की अर्ली प्रेगनेंसी, ठीक है। ध्यान मिल गया। पेन मेरा काम नहीं कर रहा। ओके, चलो अजान सुन लो फिर शुरू करते हैं। तो हाँ, तो हम थे कि कैसे कर सकते हैं अच्छे तरीके से तैयारी, मॉड्यूल वाइज बेहतर है जैसे सब करते हैं। और ये क्यों बेहतर है? अर्ली प्रेगनेंसी में देखो, अभी तुम लाइव देखो सब। हम्म, यस, ये अर्ली प्रेगनेंसी का मॉड्यूल है, ठीक है। ये एक्चुअली जब आपका कोर्स होगा तो उसकी जो स्लाइड्स हैं वो मैंने प्रिपेयर की हुई हैं, इन्हीं को आप HY नोट्स बोल सकते हैं, हाई लेवल नोट्स। तो देखो इसमें जो पहला टॉपिक है, दिस वन, डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ये GTG है 2016 की, एक ग्रीन टॉप गाइडलाइन से आ गया। अच्छा, फिर और इसी पे दूसरा भी टॉपिक है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी एंड मिसकैरेजेस, 2023 अगस्त में अपडेट हुआ है ये। तो आपको एक सिंगल टॉपिक पढ़ने के लिए 2 गाइडलाइन करनी पड़ी है, ठीक है। तो उन दोनों गाइडलाइंस की समरी, फ्लैश कार्ड्स आप देख सकते हो। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट गाइडलाइन आ गई हमारी सी। हाँ, उसके बाद ये टॉग आर्टिकल आ गया, अर्ली एब्डोमिनल एक्टोपिक प्रेगनेंसी चैलेंजेस, अपडेट्स एंड रिव्यू, और ये 2014 में पब्लिश हुआ था। ये भी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये इस मॉड्यूल का पार्ट है। तो ये टॉग आर्टिकल आ गया। तो सी हमने इस मॉड्यूल में जितने भी सोर्सेज थे लाइक GTG, नाइस, टॉग आर्टिकल, वो 7 कवर कर लिए, तो हमारा एज ए होल पूरा मॉड्यूल कंप्लीट हो गया।
ऐसा नहीं किया हमने कि सारी जीटीजी एक दफा पढ़ ली। तो अब मॉड्यूल वाइज पढ़ेंगे तो वो ज्यादा हमारे लिए ठीक रहेगा। फिर अनदर टॉक आर्टिकल जो कि अल्ट्रासाउंड के रोल पे है अर्ली प्रेगनेंसी में, ठीक है, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मैम ये इतनी लंबी है गाइडलाइन, जैसे आज मैंने नाइस की खोली थी, टॉपिक प्रेगनेंसी की और अर्ली प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस की, तो वो तो कोई ऑलमोस्ट 280 पेजेस की थी। तो वो 280 पेजेस की करना मुश्किल नहीं है? वो क्या कैसे करेंगे मैम हम? ठीक है, who is texting me? Sorry, ma'am, I know this is not a part of video. Can I ask something regarding MRCPI? Yes, yes, later on you can, madam. Just I am, मैं जरा जल्दी फिनिश कर लूंगी, मैं तो पकाने वाली नहीं हूँ तुम्हें। ओके, तो यस, तो देखो फिर ये, हाँ फिर ये आ गया PUL का टॉप, प्रेगनेंसी ऑफ अननोन लोकेशन का टॉप आर्टिकल जो आपने करना है, ठीक है। फिर उसके बाद, हाँ फिर उसके बाद बेस्ट प्रैक्टिस अबॉर्शन केयर आ गई। बेस्ट प्रैक्टिस पे भी कुछ टॉपिक्स हैं जो करने हैं। अब अर्ली प्रेगनेंसी में जो थे वो अब हम इसके साथ कर लेंगे, ठीक है, इजी पीजी। ओके, अच्छा फिर आफ्टर दिस फिर प्रिंट अप गाइडलाइन आ गई है रिकरेंट प्रेगनेंसी क्लासेस की, जो कि 2023 में आई थी, वो भी साथ आ गई। तो सी सारे टॉपिक्स हमारे कवर हो गए अगर हम मॉड्यूल वाइज जा रहे हैं। तो हमने, वी हैव नॉट लेफ्ट एनी सिंगल टॉग आर्टिकल, एनी नाइस टॉपिक, एनी जीटीजी डॉक्यूमेंट, और हमारा ये पूरा मॉड्यूल नाइसली कवर हो गया, ठीक है। सो और इसी तरह हम, ये तो सिर्फ मैंने एक रेफरेंस बताया है ना, जैसे अर्ली प्रेगनेंसी में आपने एनआईपीटी भी देखना, ये भी टॉग आर्टिकल है, तो वो सारा कुछ हम इस तरह देख लेंगे। और फिर मूविंग ऑन फिर एक और गाइडलाइन आ गई, नाजिया वोमिटिंग इन प्रेगनेंसी, ये खैर अपडेट हुई है, अभी 16 की, अभी 2024 में न्यू गाइडलाइन आई है, वो करेंगे अब। ओके, सो सी डन। तो पूरा अर्ली प्रेगनेंसी मॉड्यूल डन, और आपको ये लाइक प्रॉब्लम नहीं है कि इसमें से कोई चीज छूटी है। और सिमिलरली हम नेक्स्ट मॉड्यूल लेबर है, मैटरनल मेडिसिन है, यू नेम इट। तो दिस इज द वे आपको तैयारी करनी चाहिए फॉर योर MRCOG 2। यू शुड शुड यू शुड गो आफ्टर, सारी जीटीजी का बंडल ले लो, आप सारी नाइस ले लो, आप सारी बैच ले लो, हाउ यू विल स्टैंड नो वेयर, कोई चीज कंपैक्ट नहीं हो रही है, ठीक है। बट एनी वे, कॉलेज का भी एक छोटा सा पर्सपेक्टिव है, मैं बताती हूँ वो क्या है। सो कॉलेज ये बोलता है, अगर हम सारी जीटीजी को एज ए होल देखें ना, तो 50% इसकी वेटेज है आपको पास कराने में। मतलब अगर आपने सारी जीटीजी अच्छे से की है तो एग्जाम में 50% क्वेश्चन आप आराम से अप्रोच कर सकते हो। आपने सारे अच्छे से नाइस गाइडलाइन की है तो 20% क्वेश्चन का जो लाइक जो कीज होंगी वो नाइस पढ़ के ही हल कर बना सकते हो, वरना नहीं बना सकते हो। 10% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आप आंसर सिर्फ टॉग या सिर्फ आर्टिकल पढ़ के ही कर सकते हो। ऐसा सेलेक्ट वी गो टुगेदर विल मेक 10%। और ये काल्पोस्कोपी और बाकी स्ट्रेटोजी के कुछ क्वेश्चन, कंसेंट एडवाइसेस और एशर की कुछ गाइडलाइन में ब्रेक, ये सब कुछ मिलके 15-20% बनाता है, ठीक है। ये कॉलेज का पर्सपेक्टिव है, लेकिन तैयारी कैसे करनी है मॉड्यूलर में, क्योंकि जब जैसे जैसे मॉड्यूल करते रहेंगे ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे सारी जीटीजी कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो तैयारी के पर्सपेक्टिव से वी विल स्टडी लाइक इन अ मॉड्यूलर फैशन, और हर मॉड्यूल के साथ जो जो रिस्पेक्टिव सोर्स आता रहेगा वो भी कवर होता रहेगा। तो एंड ऑफ द डे, at the end of this premium theory regular course, your entire module will be complete and your entire this list is complete। मे भी कुछ टॉक आर्टिकल स्किप करें बिकॉज वी ट्राई कि हम इम्पोर्टेंट ही करें। हर साल कोई 12 अप्रोक्सीमेटली आते हैं, हाँ 6 बल्कि 12 से भी ज्यादा। अच्छा, तो फिर हम क्या करेंगे, हम जो लेटेस्ट हैं 2-3 years के टॉक आर्टिकल वही करेंगे, और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो चाहे फिर 10 साल पुराने हो, अगर उसके अलावा कोई और सोर्स नहीं है वो भी फिर वहीं से करेंगे, ठीक है। चलें, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट जेटीजी है।
अगर आप इसको पिरामिड के वे में देखते हो फिर नाइस है। मतलब टुगेदर इफ यू हैव डन जीटीजी एंड नाइस, अब आराम से 70% स्कोर कर लेते हो, और जो परसेंटाइल होती है वो 65 तक ही जा रही होती है। तो पास होने के लिए इसीलिए कहते हैं कि जीटीजी एंड नाइस आर एट द टॉप। उसके बाद वो क्या कहते हैं कि सोने पे सुहागा, फिर आप सारी गाइडलाइंस करें, बट हम सब करेंगे, ठीक है। बिकॉज वी डोंट नो जो टॉपिक जीटीजी से आया है वो हमने जो की बनाई है एट दैट पॉइंट वो अप्रोचेबल था या नहीं था। तो हम इसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, वो विल प्रिपेयर फॉर 100%। ठीक है इरम। जी जी हाँ, मैम। तो यस, इनके तो कोई भी कोर्स इंक्लूडिंग आवर कोर्स, अब मैं सब कोर्सेज को भी अच्छा कह रही हूँ, ऑब्वियसली देयर आल्सो पुटिंग एफर्ट। कोई भी कोर्स इंक्लूडिंग आवर कोर्स, उनकी जिम्मेदारी है कि वो आपको प्रोवाइड करे, ठीक है, ताकि आपको खुद से तंग ना होना पड़े और साइट पे जाके डाउनलोड ना करना पड़े, क्योंकि ये टाइम गेनिंग है। करने को तो कोई भी कर सकता है क्योंकि ये सारी चीजें फ्री है एक्सेप्ट होगा आर्टिकल, ठीक है। तो सारी चीजें फ्री, आप आराम से जाएं आरसीटी की वेबसाइट पर डाउनलोड कर लें। बट इफ यू आर ज्वाइनिंग एनी कोर्स, तो दे डाउनलोड इट फॉर यू, ताकि आपका टाइम बचे। कोर्स ज्वाइन करने का मकसद ये है कि आपकी एफर्ट कम हो, प्रोफिशिएंसी ज्यादा हो, स्मार्ट प्रिपरेशन करें और पास हो जाएं। अगर सब कुछ ही खुद 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 करना है, तो फिर व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ ज्वाइनिंग एनी कोर्स। तो कोर्स विल गाइड यू कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और एग्जाम में क्या आता है। ओके। अच्छा, अभी तक तो हमने बात की कि हम मॉड्यूल वाइज जाएंगे, और फिर जितने भी जीटीजी नाइस और सिप्स आएंगे वो साथ साथ कवर करते रहेंगे, ठीक है। होएवर, इस सारा कुछ मटेरियल को पढ़ने के बाद अब इसको ड्रिल भी तो करना है ना, कि जो हमने सीखा है क्या उसकी बेस पे हम क्वेश्चंस अप्रोच कर सकते हैं। इसका एक तरीका तो यह है कि एग्जाम में डायरेक्टली बैठ जाएं, या दूसरा तरीका यह है कि एग्जाम देने से पहले जो भी प्रैक्टिस सोर्सेज हैं उनके क्वेश्चंस ड्रिल कर लें। तो प्रैक्टिस बुक्स हैं ये बहुत सारी, जो कि आइडियली आपको करनी चाहिए। द लिस्ट ऑफ प्रैक्टिस बुक्स, कुछ सिंगल बेस्ट आंसर्स के लिए फेवरेट हैं, कुछ ईएमक्यूज के लिए फेवरेट है, जैसे रेखा ईएमक्यूज के लिए फेवरेट है, सर ताहिर ईएमक्यूज के लिए फेवरेट है, सर पूंजे ईएमक्यूज के लिए फेवरेट है। ये तो बिल्कुल नहीं हम मिस कर सकते। और सिंगल बेस्ट आंसर्स के लिए ये बाकी सारे हैं। तो ये बुक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये 18 बुक्स तो ना मस्ट है, ठीक है। क्या पढ़ने के लिए मस्ट है कि पढ़ लें, अच्छी बात है। ये 18 प्लस बुक है, बेसिकली 18 प्लस। ओके। तो अच्छा, अब आप क्या करोगे, आप अर्ली प्रेगनेंसी पढ़ रहे हो, आप उठाओगे जनाब सरेंड्रू की बुक, इसमें से आप ढूंढोगे चैप्टर नंबर 14, उस पर अर्ली प्रेगनेंसी क्वेश्चन हैं वो आपने कर लिए। फिर आप मैम रेखा की उठाओगे, फिर इनसे करोगे। फिर आप सर ताहिर की उठाओगे, फिर आप सर पूंजे की उठाओगे। फिर ये सारा टाइम तो आपका किल नहीं हो गया बुक्स चेंज करने में, खोलने में, है ना। हर बुक को उठाने में एक मोमेंटम और पुश चाहिए होती है, और वो आई नो एंड यू पीपल वी नो कि ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसका क्या स्मार्ट तरीका है, या तो हम पूरी बुक उठाएं, इस बुक को A to Z पढ़ लें, इसमें 18 मॉड्यूल्स रैंडम आ गए। हालांकि हमने तो अर्ली प्रेगनेंसी शुरू किया था, वाई वी शुड रीड 17 मॉड्यूल्स जिसका कुछ पता ही नहीं हमें, ठीक है। वो तो और स्ट्रेस ऐड करेगा हमारी प्रेपरेशन में। तो ये बेहतर तरीका है कि एक मॉड्यूल उठाया है ना, तो उस मॉड्यूल की सारी गाइडलाइंस टुगेदर कर लें, और उसी मॉड्यूल को हर सोर्स से भी उसके क्वेश्चंस, चाहे वो सिंगल बेस्ट आंसर्स हैं चाहे वो ईएमक्यूज हैं, वो भी कर लें। नाउ नाउ खुद बताएं, हाउ मच सॉलिड इज योर प्रेपरेशन इन दैट वे। कुछ छूटेगा इस तरह? साइमा, मुशीन, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसके अलावा आरसीओजी लर्निंग के और रिवीजन कोर्स के भी क्वेश्चंस हैं, वो भी आपको करने चाहिए, और अच्छे कोर्सेज वो आपको कराते हैं वैसे बेसिकली। चलो, तो इन सब का ना एक जो सोल्यूशन है, वो चीजों को सिंपल रखना है, ठीक है। तो कैसे इनको सिंपल रख सकते हैं कि यू ज्वाइन अ कोर्स, द कोर्स विल बी लाइक ऑडियो विजुअल हो, जिसमें आपके सामने लाइक स्लाइड चल रही है, जैसे अभी आपने अर्ली प्रेगनेंसी की देखी है, फ्लैश कार्ड्स चल रहे हो। आपकी वो जो एफर्ट है किसी भी गाइडलाइन को पढ़ने की, जो 4 आवर है किसी भी जीटीजी को पढ़ने की, आप वो 15-20 मिनट में आराम से पढ़ लो।
एंड ऑफ दीज 15-20 मिनट्स आपको पता हो ये मेरे बज़वर्ड हैं, ये मेरे कैच पॉइंट्स हैं, ये एग्जाम क्वेश्चंस हैं, और उसके फौरन बाद इन सारी 18+ बुक से जमा करके सारे अच्छे क्वेश्चंस इंक्लूडिंग अदर सोर्सेज जो अभी मैंने लास्ट में मेंशन किए हैं, आप उनको ड्रिल कर लें। तो इन आवर कोर्स जब आप कोई भी मॉड्यूल शुरू करेंगे, यू विल स्टार्ट इट with us, you will end it with us, you don't need to go here and there, ठीक है? This is our responsibility to provide everything। और उसके बाद दिस इज आल्सो आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इन सारे जो क्वेश्चंस हैं EMQ सिंगल बेस्ट आंसर उनको कंपाइल करें, ठीक है? ये सारे बुक्स हम कंपाइल कर देंगे एंड यू कैन इजीली ओपन इट इन अपने सेल फोन से, आप आराम से उनको कर सकते हैं। ये 15-20 क्वेश्चंस वो स्टार्ट फ्रॉम ऑन डेली बेसिस, और एट द एंड ऑफ द 6 मंथ्स आपके सारे ये बुक्स हो चुकी होंगी। बट इट्स मीन इफ यू आर फॉलोइंग द कोर्स एंड डूइंग दिस 15-20 क्वेश्चंस डेली इन मॉड्यूल वे, आपको ये खुद से पढ़ने की जरूरत नहीं है ये बुक्स। अच्छा, ये बुक्स खुद से पढ़नी है भी नहीं, क्योंकि गाइडलाइन तो अपडेट हो जाती है। जैसे अभी आपने देखा हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरियम 2016 की गाइडलाइन थी, अभी 2024 में अपडेट हो गई और बहुत ड्रामेटिक चेंजिंग्स हुई है। तो ये जो 18 की 18 किताबें ना, ये नहीं अपडेट हुई, इनकी कीज वही है 16 वाली, बट यू हैव टू अपडेट देम बिकॉज आपका एग्जाम 2025 में आने वाला है। और डेफिनेटली जो गाइडलाइन चेंज होती है उससे तो जरूर आता है, दे वांट टू चेक कि आप अपडेटेड भी हो या नहीं। तो फिर अगर आपने इन बुक्स पे ब्लाइंडली तकिया कर लिया तो फिर आप तो नहीं कर सकते अच्छा पेपर। तो फिर इनका इराटा भी जरूरी है। तो कोई भी अच्छा कोर्स लाइक आर कोर्स, ना सिर्फ आपका लाइक पूरा मॉड्यूल कंपाइल होगा, उस मॉड्यूल में जितने इंपॉर्टेंट SPA DMQs हैं फ्रॉम ऑल द सोर्सेज वो भी कंपाइल होंगे विद देयर इराटा। इराटा तो नहीं कहना चाहिए, विद करेक्शन या विद अपडेट्स, ठीक है? ओके, तो ई बुक आपको कोर्स का पार्ट होगी। अच्छा, पैटर्न में बताती हूँ, जस्ट होल्ड ऑन, इसको स्किप करें। सिंगल बेस्ट आंसर से 1 मिनट में और ये MQs आपने 2 मिनट्स में करने। ओके, और पास होने के लिए ना इस सारी एफर्ट के बाद 50% आपका पास होना एक तरफ और 50% आपके EMQs में आप क्या है कैसे हो एक तरफ, बिलीव मी। End of the day, I have heard a lot of stories. People are very good in their concept. आप सोच भी नहीं सकते कि ये आपका पार्टनर कभी फेल भी होगा। इज टू मच गुड एंड वन डे you will got the news के he failed. Why he failed? Because he was वो टेक्निकली पेपर अप्रोच में अच्छा नहीं था। आधा से ज्यादा पेपर सिंगल बेस्ट आंसर्स में रख दिया और EMQs लाइक टाइम आउट हो गया और वो EMQs अच्छे से देख ही नहीं सका जिनकी 60% वेटेज थी। तो ये टेक्निकल इश्यूज पे फेल हो जाते हैं। टेक्निकल इश्यूज से मुराद टाइम मैनेजमेंट है और EMQs की को प्रैक्टिस ना करना या सीरियस ना लेना या टाइम बाउंड वे में प्रैक्टिस ना करना। और इट बिलीव इट इज वेरी इजी विद अस, इट्स वेरी इजी विद अस, ठीक है? यू लव इट। और EMQs का सिर्फ एक ही क्या कहते हैं ना मैजिक है इसको पास करने का, और वो ये है कि जब भी कोई टॉपिक पढ़ें उसको बहुत स्टेप वाइज लेके चलें, बहुत स्टेप वाइज। लाइक शोल्डर डिस्टोर्शिया है ना, कॉल फॉर हेल्प है, तो उसके बाद फौरन आप पढ़ोगे कि मैक्रोबिट कर लो। नो 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 नो, इससे पहले क्या होगा? डिस्करेज हर टू पुश, ब्रिंग हर टू द एज। ये छोटी छोटी बातें पार्ट है EMQs का, ठीक है? जैसे PPH हुआ एंड आपने क्या किया फौरन लाइक सेंटो लगा दी? नो नो नो, आपने क्या किया? PPH है ऑब्वियसली, आपने कॉल फॉर हेल्प है, IV लाइंस क्योर्स की हैं, और व्हेन वन IV लाइन, व्हेन डबल IV लाइन, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। माइनर PPH में 1, मेजर में डबल IV लाइन, और फिर मसाज से आप शुरू करोगे, सेंटो पे नहीं एकदम से जाना। तो ये छोटी 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 बातें EMQs का पार्ट होती हैं, और जब हम इनको पढ़ेंगे तो पर्टिकुलरली हम इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे कि नो वी विल स्टे देयर, वी विल राइट टुगेदर, कि ये इसकी छोटी छोटी स्टेप वाइज अप्रोच है। बिकॉज हमने तो ये सारा पूल आपका देखा है ऑब्वियसली, तो वी नो। तो जब आप साथ पढ़ोगे तो फिर हम आपको ये चीजें नोट डाउन कराते रहेंगे एंड वी विल यू विल मेक यूर नोट्स इन अ सुपरवाइज्ड वे। और फिर जब एग्जाम हल कर रहे होंगे तो दुआएं दोगे। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग EMQs प्रैक्टिस। और EMQs आते कहाँ से हैं? लेबर, अर्ली प्रेगनेंसी, मैटरनल मेडिसिन, जनरल गायनी, सब फर्टिलिटी।
ये मॉड्यूल तो इससे मुराद ये है कि इनको बहुत ही बेसिक होके हमें हमें पढ़ना चाहिए फॉर EMQs, क्योंकि EMQs का जो गढ़ है ना वो ये मॉड्यूल्स। अच्छा, एक और टेक्निकल बात, आपने लाइक MRCG 1 किया, जो अब आप ऑब्वियसली 2 भी करना है, तो बस 2 कर लेते हैं, और 6 महीने तैयारी के नहीं दिए तो क्या होगा? 6 महीने तैयारी के लिए नहीं दिए और ऐसे ही एंड पे एग्जाम बुक करा लिया, कम टाइम बचा है, तो आपको पता है आपका मुकाबला किन लोगों के साथ है? ये एक कम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें आपका कंपैरिजन किसी फिक्स्ड स्टैंडर्ड 75% से नहीं हो रहा कि हर बंदा जो 75 लेगा वो पास हो जाएगा। इसमें कंपैरिजन आपका आपके दूसरे कैंडिडेट से हो रहा है कि इन 100 कैंडिडेट्स में से जो सबसे अच्छे हैं 65 वो पिक कर लेंगे। तो कम्पिटिटिव एग्जाम है, तो किससे मुकाबला हो रहा है? उन कैंडिडेट से मुकाबला हो रहा है जो कि एग्जाम रिपीट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं शुरू में आपको डिसहार्ट नहीं कर रही, जो रिपीट एग्जाम की परसेंटेज है एज कम्पेयर टू पार्ट 1 MRCG या पार्ट 3 MRCG, वो 2 में मैक्सिमम। ठीक है, अच्छे से अच्छे कोर्स 2-2 हजार कैंडिडेट्स भी बुक कर लेना, उनकी पासिंग परसेंटेज अगर आप वो 2000 में भी देखें ना, 150, 100, 200 होती है, और वो कोई अच्छी परसेंटेज नहीं है, बिकॉज 2000 लोग थे उस कोर्स में। अच्छा होता तो 2000 में से 1000 पास होते, नहीं होते। ठीक है, 100-200 ही होंगे, फिर उन्होंने वैसे ही उन 1800 से अच्छा होना है। गॉट माई पॉइंट? तो हु इज योर कंपिटिटर? जिसने जो रिपीट कर रहा है और जिसने 3 रिवीजन की हुई है। तो इसलिए आपने अच्छी तैयारी करनी है अगर आपने 1 गो में पास करना है और आप रिपीटर नहीं होना चाहते। ठीक है, तो आपने इस इन इन चीजों को टैकल करना है। तो कैसे आप इन ऐसे लोगों खतरनाक दुश्मनों से लड़ेंगे? अच्छी स्ट्रैटेजी से। EMQs अगर आप अच्छे अच्छे हो अटेम्प्ट करने में, आप वैसे ही सेफ हो, टाइम मैनेजमेंट अच्छी है वैसे ही सेफ हो। आपने पढ़ते वक्त ही ये अंदाजा लगा लिया था कि इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं और मैंने बड़ा स्टेप वाइज पढ़ना है, आप पहले ही सेफ हो। बायोस्टैट और कंसेंट या क्लिनिकल गवर्नेंस में लोग अच्छे नहीं होते, आप इनमें अच्छे हो तो आप वैसे ही अच्छे हो। वैसे हुएवर जो भी बायोस्टैट में हमारे साथ था, आप सब ऑडियंस में कोई फीडबैक देना चाहेगा बायोस्टैट का? कैसी लगी उनको बायोस्टैट मैडम की? हम्म। मैम मेरे लिए तो बहुत ही पॉसिबल ही नहीं था जबरदस्त। मतलब से। जी हाँ। एग्जैक्टली, बहुत अमेजिंग था। और लेक्चर से ऐसे लग रहा था कि यस वी कैन आल्सो डू दैट। अदरवाइज ऐसे था कि बस देख के ही स्लाइड्स और या बुक्स तो स्किप करने का दिल चाह रहा था। और जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आए थे ऐसे लग रहा था कि जबरदस्त, मतलब हम कर सकते हैं। मतलब बहुत अमेजिंग, आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन कितना माशाल्लाह जबरदस्त था। थैंक यू, थैंक यू। तो देखो बायोस्टैट तो बिकॉज आपका मुकाबला किन लोगों से है? इन इन लोगों से है जो रिपीट करके बैठे हैं, जो 6-8 मंथ से पढ़ रहे हैं, बल्कि सालों से पढ़ रहे हैं। तो ये अच्छे होते हैं बायोस्टैट में, और जो बिगिनर होता है वो बुरा होता है। कंसेंट इश्यूज में, क्लिनिकल गवर्नेंस में, टीचिंग में, बायोस्टैट में, ये एक फैक्ट है। तो जो आपका जो प्लस पॉइंट है ना अपने इस किस्म के कंपिटिटर्स से, वो तभी है जब आप इसमें अच्छे हो, बायोस्टैट में। ठीक है, बायोस्टैट शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग। जब मैं खुद मास्टर 2 दे रही थी ना, तो मैंने बोला ना EMQs की इम्पोर्टेंस कैसे है, आप हैरान होंगे। EMQs आए हुए थे बायोस्टैट से, सिंपल सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी, पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यूज पे, जो खराब भी कर दो तो डबल क्वेश्चन गया। लाइक आपकी 60% वेटेज है EMQs पे। तो ये बहुत जरूरी है कि आपने पढ़ना तो बहुत कुछ है, सब कुछ ही पढ़ना है, लेकिन जो आपके कंपिटिटर के वीक एरियाज हैं, दे शुड बी योर स्ट्रॉन्ग एरियाज। So what is your strong areas? You should be good in time management, in attempting EMQs, in stepwise approach, in biostat, and in drugs, and in their route। क्योंकि ये बहुत सिली सिली बेसिक सी बातें हैं, लोग भूल जाते हैं, बट आपने जरूर याद रखनी है। वी विल मेक यू टू लर्न दीज थिंग्स ऑन योर फिंगर टिप्स। ठीक है, क्योंकि अपने दुश्मन की कमजोरियों को बंदे को समझना चाहिए। और जो जो आपका आपके पास इतनी ज्यादा एनर्जी का सोर्स है, वो आप रॉन्ग जगह पे जाया करो। बहुत सारी माइनर माइनर परसेंटेजेस पे, ऐसे पुराने पुराने टॉग आर्टिकल्स पे जो कि जिनकी प्रोबेबिलिटी कम है, उसको वेटेज दो आप अपनी DTG पे। ये हम आकर कभी नहीं करेंगे। ठीक है, तो जो चीजें जिनसे मार्क्स ज्यादा मिलते हैं,
उन पे हमारी एनर्जी भी ज्यादा लगेगी, ठीक है, और उन चीजों को हमने रिवाइज भी ज्यादा करनी, तो फिर आप सेफ हो। ठीक है, पासिंग रेट आई टोल्ड यू पार्ट 1 पार्ट 3 की निस्बत थोड़ा सा कम है, लेकिन इसकी रीजन भी मैं बता दी कि लोग अच्छे नहीं हैं, जैसे मैंने बात की, रिवीजन नहीं करते, स्टेप वाइज प्रोटोकॉल्स नहीं बनाते, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन में घुस जाते हैं, अननेसेसरी परसेंटेजेस में टाइम वेस्ट करते हैं, अपने एग्जाम फोकस्ड वे में अपने एसपीएज नहीं पढ़ते, मॉड्यूल वाइज नहीं पढ़ते स्पेसिफिकली, तो वो फिर मसला है। बट अगर आप ही नहीं करोगे तो डेफिनेटली आप इंशाल्लाह पास करोगे। ठीक है, तो 3 मंथ्स या 4 मंथ्स में तो रिवीजन करनी है, जुलाई अगस्त सितंबर या मिड ऑफ अक्टूबर तक हम कंप्लीट कर लेंगे अपनी पहली रीडिंग, और उसके बाद फिर रिवीजन है, और रिवीजन हमेशा फ्रेंडली अच्छी होती है, ये पहली रीडिंग होती है जो तंग करती है। ठीक है, रिपीट क्वेश्चंस होते हैं वैसे इरम, अब मैं तुमने एमआर से जीवन दिया है तो फिर अंदाजा कर लो कितने रिपीट थे, इसी तरह एमआर से भी रिपीट होते हैं, गुड थिंग इज दैट, लेकिन ना वो रिकॉल का इशू होता है, लाइक कुछ ऑप्शंस जो न्यू लगती हैं आपको, जो कि कैंडिडेट्स रिवाइज नहीं कर पाते, तो आप अप्रोच नहीं कर सकते, आपको क्वेश्चन तो सिमिलर फैमिलियर लगेगा कि ये आ चुका है, आप अटेम्प्ट कर चुके हो, लेकिन फिर भी अगर आपको टॉपिक पे कमांड नहीं है, देयर इज ए प्रोबेबिलिटी आप फिर भी की रॉन्ग चूज कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए तो हाँ, आता तो है 60% तक आ जाता है, 5-6%। अच्छा, सीमलेस प्रिपरेशन ये है कि अपनी थ्योरी साथ साथ करो, साथ साथ उसके पोल्स की प्रैक्टिस करो, और हर चीज को रिवाइज करते रहो। मेक श्योर आज एक टॉपिक पढ़ा है और कल नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, तो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने से पहले 5 मिनट क्विकली आप पिछले वाले टॉपिक को रिवाइज कर लो। ठीक है, और बाय एनी मीन हर वो टॉपिक जो आपने पढ़ा है और रिवाइज नहीं किया, तो ये लास्ट कट ऑफ है कि 2 वीक के बाद उसको 5 मिनट जरूर दें, रिवाइज जरूर करें, रिवीजन इज की। तो बाकी जो और बहुत तरीका है जो कि आपका हेडेक नहीं है, बिकॉज इट्स हेडेक ऑफ योर पार्टनर, स्टडी पार्टनर, योर कोर्स, उसका ये हेडेक है कि वो आपको मेमोराइज कराए चीजें बाय गिविंग यू सम फ्लैश कार्ड्स, बाय क्रिएटिंग माइंड मैप्स, बाय गिविंग यू फ्लो चार्ट्स, एल्गोरिथम्स। ठीक है, तो आप आराम से उनके प्रिंट आउट्स लें और उनको अपने वाल पे लगाएं। ठीक है, और उनको बार बार रिवाइज करते रहें, ये कोई भी अच्छा कोर्स आपको डेफिनेटली देगा मेरे पास। ओके, तो हाउ टू पास इन वन गो। चलो, हाउ टू पास वन गो से मुराद है कि वही 3 P's हैं, पैशन, पार्टनर अच्छा हो, ठीक है, और प्लानिंग अच्छी हो, डाटा प्रेजेंटेशन अच्छी हो किसी भी टॉपिक की, और आप इंशाल्लाह कर लोगे इसको। अच्छा, तो बाकी एक साइकोलॉजिकल इशू है कि आपको ये लगेगा कि यार 6 महीने बैठ के पढ़ो 4 घंटे, ये तो बहुत मुश्किल है, आप 6 महीनों का ना सोचो, फॉरगेट अबाउट होल डेज कि ये भाई लाइक इतने सारे दिन है मेरे तो जिंदगी खराब, आई एम वो सॉरी मैम, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट मैम। ये बेसिकली हमने जो ये बहुत सारी, जैसे कि मैं अपनी कंसल्टेंट या अपनी जो है एग्जांपल लूंगी कि मेरे जो आस पास 90% हैं, तो उन्होंने जो है ना वो फर्स्ट को में पास नहीं किया है MRCOG। तो अनफॉर्चुनेटली ये बातें पता नहीं दिमाग और कहीं पे कोने पे बैठ जाती हैं कि मतलब इतना मुश्किल है तो ये नहीं कर सकते, तो लाइक मैं कैसे कर सकती हूँ जो एक एवरेज स्टूडेंट है, तो ये बात मैम कहीं पे बैठ जाती है, तो हाउ टू कोप विद दिस। हाँ, यही तो बता रही हूँ, आप दूसरों की गलतियों से सीखें, आपने जरूर वो गलती करनी है, लाइक जो लोग नहीं कर पा रहे आप उनसे पूछें, उनका फीडबैक दें, वो लाइक स्टेप वाइज प्रोटोकॉल्स नहीं बनाते, वो इस अंदाज से नहीं पढ़ते कि इस मॉड्यूल को कितना टाइम देना। लेट्स सपोज अगर मैं लेबर की बात करूं, लेबर अलोन से 20 EMQs आते हैं, अगर आप लेबर को अच्छे से नहीं करते और इसकी बजाय आप लेट्स अज्यूम आप यूरोगाइनी को बहुत टाइम दे देते हो, तो ये टेक्निकल इशू आ गया। आप यूरोगाइनी में कितने कुछ सिंगल बेस्ट आंसर आ जाएंगे, आपको तो लेबर में बहुत अच्छा होना था। जैसा कि आपको याद होगा, मैं आपको बताती हूँ कि बायोकेमिस्ट्री पूरी नहीं भी आती तो बंदा पास हो जाता है, एनाटॉमी एम्ब्रियो पे नहीं हो सकता, कहा था ना। ये टेक्निकल इश्यूज होते हैं और हर बंदे से गलतियां होती हैं, और इसका मतलब ये ना कि 100% लोग फेल हो रहे हैं, मैं पास भी तो हो रहे हैं, मैं आई हैव डन इट माई सेल्फ इन फर्स्ट बुक। सो मैं तो नहीं लाइक मुतासिर होंगी इन चीजों से। हाँ, मैंने जरूर ये देख लिया था कि लोग फेल क्यों हो रहे हैं, लोग फेल सब सब जो लोग फेल हो रहे थे उनमें एक चीज कॉमन थी कि दे कांट मैनेज इट,
इन टाइम बिकॉज ऑफ EMQs। उनको EMQs की प्रैक्टिस नहीं थी। एंड फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे my biggest strategy was that I should be good in time management, I should be good in EMQs, and I practiced every single EMQ from every source available, चाहे वो 18+ बुक्स थी, चाहे वो कोई E-लर्निंग का EMQ था, चाहे वो कॉलेज के जो रिवीजन कोर्सेज होते हैं एंड पे होते हैं, पेड होते हैं, वो थे। मैंने तो कुछ नहीं छोड़ा। और फिर जो एग्जाम में EMQs आए वो कम बुरे थे एज कम्पेयर टू दैट जो मैंने प्रैक्टिस किए थे, वो ज्यादा बुरे थे। मैंने कहा अच्छा। और जब जब परसेंटेज आती है ना, वो हर मॉड्यूल से आती है, तो माय बिगेस्ट परसेंटेज वाज दैट माय EMQs, क्योंकि मुझे शुरू से ही मैंने समझ लिया था कि लोग इसमें फेल होते हैं, मैंने इसमें पास होना है, तो मेरी स्ट्रैटेजी तो पहले शुरू दिन से ही बन गई थी। मेरा मेरी बात समझ आ रही? जी जी मैम, मुझे आ रही है। मुझे जो मैम चीजें थोड़ा आप EMQs के लिए थोड़ा बताएं, इसमें मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ कि लाइक मुझे समझ नहीं आ रहा है। ओके, मैं बताती हूँ। सेशन स्लाइड्स खत्म हो जाएंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी बट इजीली। मैम श्योर श्योर। ओके सो, तो मैं आपको ये बता रही थी बच्चों के ना, अपने पूरे जर्नी को लेके स्ट्रेस आउट ना, सिर्फ अपना एक दिन प्लान कर लो परफेक्टली, और ये एक एक दिन मिल 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 के मंथ्स और ईयर बन जाता है। ठीक है, तो प्लान यूर ईच डे। और हर दिन को प्लान करने का से मुराद ये है कि मेक श्योर कि एक गाइडलाइन कवर हो, कोई भी एक टॉप आर्टिकल कवर हो, और मिनिमम 15 से 20 क्वेश्चन कर लो। अगर आप ये डेली कर रहे हो ना, तो यू आर ऑन राइट ट्रैक। नोबडी कैन स्टॉप यू टू पास दिस एग्जाम। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट ये GTG टॉप और ये 15 क्वेश्चंस किसी अच्छे पार्टनर के साथ की होंगी, जिसने ये एग्जाम दिया होगा और समझा होगा, पढ़ाया होगा। ठीक है, वरना फिर ये एक गाइडलाइन भी 200 पेज की है, ये भी एक दिन में नहीं होने वाली। अच्छा, बाकी while you are practicing questions, please focus on your thinking process rather than trying to paste copy paste करें अपने अंदर। कोई कोई बज़वर्ड होता है, कोई कैच पॉइंट्स होते हैं। तो बाकी रिवीजन जरूर करें। या तो आप यूं करें कि जो टॉपिक आज पढ़ा है, कल नेक्स्ट टॉपिक से पहले उसको क्विकली रिवाइज कर दें, या बाय एनी मीन हर 2 हफ्ते बाद आप अपना इंटरनल अलार्म सेट कर लें कि ये टॉपिक्स मैंने बैठ के पढ़ने 1-2 घंटे में सारे, ये जो पिछले 15 दिनों में एफर्ट किए ना, वो आज के दिन मैंने ना सारे क्विकली मैंने उसको सिर्फ रीड करना है। अपने माइंड को स्ट्रेस आउट ना करो कि मुझे याद नहीं हो रहा, मतलब भूल गई हूँ, बस आपने रीड करना है, वो कहीं ना कहीं आपके मेमोरी सर्किट में फ्रैगमेंट हो जाएगा। ठीक है। मैम, ये 300 पेजेस की गाइडलाइंस कैसे हम 4 आवर्स में पढ़ सकते हैं? एक गाइडलाइन अब रिकरेंट मिसकैरेजेस की जैसे 300 पेजेस की है। और काइंडली ये भी बता दें कि टॉग आर्टिकल्स हम कहाँ से लेंगे, इसकी हम एक एक्सेस है या आप ग्रुप में शेयर करेंगे लिंक, या क्या होगा? ओके सो, यार मेरा ना फोन आ गया था। क्या कह रही थी तुम मैडम? मैम शायद कोई और कुछ पूछ रहा था आपसे, मुझे नहीं पता, हाँ, मैं सुन सॉरी। नहीं पाई, तो आप रिपीट कर देंगी दोबारा मेरे लिए? मैम वो पूछ रही थी जी मैम। कि जी। हम्म। मैं ये पूछ रही थी कि ग्रीन टॉप गाइडलाइंस, जैसे एक गाइडलाइन 280 पेजेस की 290 पेजेस की है, वो हम 4 आवर्स में कैसे कवर करेंगे डेली की? वो और हो पूरी जाती है। गाइडलाइन को याद करना है? अच्छा। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। जस्ट होल्ड ऑन, 1 मिनट रुको।
अच्छा, सबसे जो बकवास गाइडलाइन है ना, जैसे मतलब जिससे पर्सनली मैं बड़ी जिच्च होती थी, वही सरक्लाज की थी। मुझे बड़ी कोफ्त होती थी इसको पढ़ते हुए। और मैंने तो खैर इसको टाइम दिया, मुझे तो मेरा तो समझो पूरा दिन लगा जब मैंने इस जीटीजी को पढ़ा ना। 2022 में ये अपडेट हुई थी, इससे पहले वाली भी दिमाग में थी, वो निकाली इतनी मुश्किल से, फिर ये नहीं डाली। ये भी मुसीबत होती है जब आपने एक दो काफी अरसे से पढ़ा रहे हो, तो आपको सारी गाइडलाइन दिमाग में होती है। बट एनीवे, तो देन आई मेड दिस फ्लैश कार्ड, इट मेक माई लाइफ सुपर इजी। मैं पढ़ाती हूँ तो मुझे मजा आता है, बिकॉज इस पूरी गाइडलाइन की समरी यही है फ्लैश कार्ड, कि हिस्ट्री इंडिकेटेड कब लगाना है, अल्ट्रासाउंड इंडिकेटेड कब लगाना है, रेस्क्यू कब लगाना है। ठीक है। और अल्ट्रासाउंड इंडिकेटेड में हाई रिस्क फैक्टर्स कौन से और इंटरमीडिएट फैक्टर्स कौन से, बिलीव मी पूरी गाइडलाइन की समरी है ये। अगर आप पहले ये कर लोगे और फिर गाइडलाइन पढ़ोगे, तो आप इस पूरी गाइडलाइन को 50 मिनट में आराम से पढ़ सकते हो और समझ भी सकते हो। वरना तो ये पूरी गाइडलाइन 4 तो क्या 14 आवर में भी नहीं होने वाली मेरे जैसे एवरेज कैंडिडेट के लिए। तो यही तो टेक्निकल बता रही हूँ ना। अच्छा पार्टनर या अच्छा कोर्स आपको यही तो प्रोवाइड करेगा कि आपकी लाइफ इजी करेगा। अच्छा, फिर ये गाइडलाइन तो कवर हो गई। फिर एक और गाइडलाइन आ गई नाइस की 2022 की, जिसने एक और एडिशनल बात की, वो थी कि सर क्लास के अलावा आप प्रोजेस्टेरॉन भी देते हैं। वो फिर मिक्स हो गया दिमाग में। फिर ये नया एल्गोरिथम साथ में अटैच किया, और फिर इसको जब भी मैं पढ़ाती हूँ ना, मैं साथ ही पढ़ाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कैंडिडेट्स ने भी मिक्स ही करना है। जो इंडिकेशन है क्लास की है वही प्रोजेस्टेरॉन की समहाउ है, लेकिन ऑफर कंसिडर में फर्क पड़ जाता है। जैसे ये ऑफर है और यहाँ कंसिडर आ गया। तो ये 3 पेजेस आपने करने हैं, आपकी पूरी नाइस और आपकी पूरी सर क्लास की गाइडलाइन, प्रीटर्म लेबर की भी और सर क्लास की भी कवर। दैट्स इट, यही तो फायदा है साथ पढ़ने का। अब आपको समझ आएगी व्हाट आई वांट टू से, कैसे होगी ये। हम्म। हेलो। एरम। जी जी मैम, मुझे तो समझ आ गया, शायद इसकी क्यूरी थी, अब मुझे नहीं पता वो डॉक्टर कौन है। ओके ओके। अच्छा देखो, दूसरा भी एक है। आप ट्विन उठा लें, एक जाइंट गाइडलाइन है ये ट्विन की ना, मोनोक्रेनिक ट्विन की। तो वही स्टार्टेड फ्रॉम मेकिंग माइंड मैप, कि हमने हमने बेसिकली करना क्या है इसमें ना, दिस वे, कि मल्टीपल प्रेगनेंसीज हैं, उनकी काजेज, रिस्क फैक्टर, सर्वेलेंस, मैनेजमेंट, टाइम, उसमें मोनोकोरियानिक है, डायगोनोटिक है, डाइजाइगोटिक है, फिर मोनोकोरियानिक डाइकोरियानिक, फिर मोनोजाइगोटिक डाइजाइगोटिक, इनका कंपैरिजन है। अच्छा, फिर जो है, यस, फिर इस पे भी लाइक गाइडलाइन, एक तो मोनोकोरियानिक ट्विन की जीटीजी है, और मल्टीपल प्रेगनेंसी की नाइस है। ये 2 गाइडलाइंस करनी होती है, और बहुत सारे टॉक आर्टिकल है। तो वही स्टार्टेड लाइक दिस, कि हम टेबल सारी कर लेंगे, ठीक है, और फिर ट्विन प्रेगनेंसी के हम फ्लो चार्ट्स बनाएंगे। ठीक है। फिर मोनोकोरियानिक के फ्लो चार्ट्स बनाएंगे, फिर ट्विन ट्विन आता है इसमें, उसके फ्लो चार्ट्स बना देंगे। तो इन फ्लो चार्ट्स के करने के बाद अगर आप ये गाइडलाइन पढ़ते हो ना, तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप इसको लाइक ये एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए और आप अप्रोच ना कर सकें। वो क्या पूछते हैं, लंबा सा सिनेरियो देखे और वो सिनेरियो से डायग्नोज करना होता है कि टीटीएस किया, ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया खड़ा है, डायग्नोज कर लिया, देन दे विल गिव यू अ जेस्टेशनल एज जो कि 25 है। आपको पता है 25 पे ये करना है लेजर एब्लेशन, और या फिर लेजर एब्लेशन हो चुकी है, आपको पता है नेक्स्ट क्या करना है, वीकली सर्वेलेंस। ठीक है, और 2 वीक के बाद, और उसके बाद फिर क्या करना है, फिर सीरियल इसके आ जाएंगे, एग्जामिनेशन 2 वीक, इसका नेक्स्ट स्टेप भी पता है, मतलब स्टेप वाइज आराम से ये नजर आ रहा है इस फ्लो चार्ट पे। ठीक है। तो और फिर इसकी स्टेजिंग वाइज इसका सर्वाइवल पूछते हैं, वो भी आपको पता है। तो सिर्फ बाय इस इन्फोग्राफिक्स के बाद जब आप इस गाइडलाइन को खुद से पढ़ोगे, तो बस हलवा है। वन आईयूडी को कैसे अप्रोच करना है। अब ट्विन में एक चीज नहीं है, ट्विन में एक को आईयूडी हो सकती है, एक को आईयूजीआर हो सकता है, एक को एनॉमली भी हो सकती है। ठीक है, तो हाउ यू विल गो, सो वेरियस थिंग्स आर कमिंग, नो वरीज। मैं यही तो कह रही हूँ कि अच्छा कोर्स अगर आपने ज्वाइन किया है ना, तो इट इज लाइफ सेविंग। आपको ये नजर आया ट्विन के, ट्विन नजर आया था आपको, जी मैं एल्गोरिथम दिखा रही थी। जैसे स्क्रीनिंग है, क्या डाउन सिंड्रोम की स्क्रीनिंग, सिंगल का तो पता है, अब ट्विन में क्या करें, और ट्विन में मोनोकोरियोनिक डाइकोरियोनिक ट्रिपलेट में क्या करें। तो ये फ्लो शीट्स हैं या जो इन्फोग्राफिक्स हैं, इट विल मेक योर लाइफ सुपर डुपर इजी, नो वरीज। सो यू विल एंजॉय द कोर्स। मैंने तो लाइक अपना दिल दे दिया इन सारे इन्फोग्राफिक्स, और मुझे मजा भी बहुत आता है बेसिकली बनाने में। तो मैं पार्ट टाइम में बस ये कुछ बनाती रहती हूँ, और इससे कैंडिडेट को बहुत सहूलत हो जाती है।
You name the guideline and it is there. Because we have run a one course successfully, so every thing is compiled. लास्ट कोर्स में ये था कि बहुत एफर्ट करनी पड़ रही थी, 4 मंथ में कोर्स कंप्लीट करना मुश्किल हो गया था, बट नाउ वी कैन इजीली कंप्लीट इन 3 months एज वेल. सो टू फॉर 3 months लाइक तो दूर की बात, लाइक 4 months तो दूर की बात है. सो अच्छा, तो जस्ट लाइक एंटीनेटल लोगों को बुरा बहुत लगता है, तो बस आई एम जस्ट शोइंग माय कार्ड्स हाउ वी विल डिलीवर इट. कि आप और मैंने ये भी ट्राई किया कि MRCD 2 के साथ जो 3 में आने वाली आपके क्वेश्चंस है वो भी साथ साथ थोड़ा हिंट देती रहूं कि लाइक अगर ये रोल प्लेयर के साथ आता है तो कैसे आएगा. रोल प्लेयर के साथ आता है तो फिर आपने ये बातें जरूर पूछनी है, तो आपने हिस्ट्री लेनी है, एग्जामिनेशन में ये चीजें जरूर देखनी है, इन्वेस्टिगेशन में ये चीजें जरूर देखनी है, मैनेजमेंट में ये चीजें जरूर देखनी है. या फिर हाउ टू रीड एनी एल्गोरिथम, और उसको स्टेप वाइज कैसे पढ़ना है विद द नंबर्स. सो मजा आएगा. चलें, वेयर वी वर. मैम ई नोट्स के अंदर ये सब कुछ होगा, आपकी जितनी भी ये हाँ कंपाइल की बिल्कुल हुई है, बिल्कुल बिल्कुल. तो फिर हम सेपरेट गाइडलाइंस बाय ना करें? सेपरेट गाइडलाइन तो वैसे भी कोई बाय नहीं करता. अच्छा, क्योंकि ठीक है. क्योंकि ना वो एक ही गाइडलाइन लोग प्रिंट तो निकालते हैं खैर 200 पेजेस के, लेकिन आप विद कोर्स देखोगे जरूरी नहीं है. आप उसको अपने लैपटॉप से आराम से पढ़ सकते हो. जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो आप चाहो तो खुद से समरी बना लो, या यू कैन टेक आवर कोर्स, मेरी जो लेक्चर्स होंगे उनके स्क्रीनशॉट ले लो. और यार टू बी वेरी ऑनेस्ट, if you are taking just screenshot of my notes, they are enough. You don't need to write everything. ठीक है. और आफ्टर, मैंने रीडिंग साइकिल बनाया है कि आफ्टर लिसनिंग द लेक्चर उसके बाद आपने पढ़ना है, उससे फिर आपकी एफर्ट कम होगी. और पढ़ने के लिए बेहतर ये है कि आप गाइडलाइन से डायरेक्टली पढ़ लें. प्रिंट आउट कराएंगे तो वो बहुत कॉस्टली हो जाती है और इतना जरूरी भी नहीं है, क्योंकि एक ही दफा पूरी गाइडलाइन पढ़नी है. सेकंड टाइम तो फिर आपने अपने नोट्स पढ़ने हैं या मेरी स्लाइड्स जो स्क्रीनशॉट पे जो ऐड कर लोगे वो पढ़ना है. ठीक है. जी मैम. मैम एक बात ये बताएं कि हम जो आपके साथ मॉड्यूल करेंगे तो मॉड्यूल वाइज हम एमसीक्यूज भी करते जाएंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल. हाउ वी कैन लीव MCQs. 50% अगर MC थ्योरी है तो 50% आपके SBS और EMQs की एफर्ट है, तो वी विल डू सही है इट. मैम. मैम आप हुई तो फिर सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि आपकी आवाज हमेशा हमेशा कानों में रहने वाली आवाज है. ये कौन है वैसे इतना बड़ा फैन? वो मैडम आप पूछे ना कौन हो सकता है. एक मिनट. अच्छा, एक्चुअली मुझे अभी पता चल जाएगा. हाँ, दिस इज यार इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, नाम भूल गया. मैडम सबा, आपकी सब. हमेशा सिर्फ आपकी आवाज सुनने के लिए, जो क्योंकि मैंने कहा था पहले भी मैम, आपकी क्लासेस जो होती है ना हमने तो शुरू से ली हुई है. यकीन करें मैडम, वो लेक्चर्स अभी तक याद हैं. वो कहीं भी फंसते हैं ना तो वही बात याद आती है. आपकी आवाज हमेशा जादू है. चलो भाई, थैंक यू. एक और स्टूडेंट है जो लाइव टेस्टिमोनियल दे रहा है. थैंक यू सबा. तो सबा, नोट्स के थैंक लिए यू मैम. हाँ, नोट्स के लिए मेरा सजेशन ये है कि ना पहले तो आप सुनने के बाद आप ठीक है पढ़ें. मैम. ये एक रीडिंग साइकिल मैंने बनाया था ठीक है. ऑन रिक्वेस्ट ऑफ स्टूडेंट. जस्ट ओके. सो सबा,
आपने इफ यू आर इन कोर्स ना, आप जो अपना टाइम वाइजली जी यूज जी कर सकते हैं। आप सबसे पहले उस टॉपिक को सुने। जैसे अगर ट्विन प्रेगनेंसी का टॉपिक है ना, या भी आपने रिड्यूस फीटल मूवमेंट्स देखी हैं, जी या मैम। बहुत सारे टॉपिक मैंने शो किए हैं, आप उनको पहले सुने। ठीक है, कुछ आपके साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स ठीक है होंगे, मैम। कुछ लाइव होंगे, तो पहले सुने। सुनने के बाद ठीक। जब आप गाइडलाइन से पढ़ोगे ना, बिलीव मी, वो गाइडलाइन आपकी आधे घंटे में आराम से हो जाएगी, बिकॉज यू ऑलरेडी नो कि ये क्या कह रहे हैं। आपको ना जी उस मैम। कॉग्निटिव लोड यूज नहीं करना पड़ेगा, वो कम हो जाएगा। ठीक है, नहीं जैसे मैम, हमने ब्रेक। लास्ट टाइम भी आपने इसी तरीके से करवाया था हमें, तो वो उस टाइम पे भी अपने एग्जाम्स में भी हमने यही किया था कि आपके लेक्चर को पहले सुना और फिर जब गाइडलाइन पढ़ी तो वो हलवा सी थी, फिर वो कोई मुश्किल नहीं लग रही थी क्योंकि वो बिल्कुल आसान हो जाती है फिर। बिल्कुल एग्जैक्टली तो आपने ना पहले प्लीज सुनना है। सुनने के बाद, ठीक है मैम। और ये बहुत सारे लोग तरीकों से पढ़ाते हैं, टॉपिक वाइज डिस्कशन करा रहे होते हैं 4-4 घंटे की, और अननेसेसरी टाइम किल कर रहे होते हैं कैंडिडेट का भी अपना भी। एक टॉपिक करना ही है, उसके लिए ई शॉर्ट नोट्स, उसके लिए टॉपिक समरीज, उसके लिए फिर उन डिफरेंट अपने पोर्टल पे समरीज, और फिर अपने लाइव सेशन में बंदा एक चीज को 4-4 दफा कैसे कर सकता है? डोंट डू दिस। Just at first step now, listen the lecture. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हीरा, आई हैव अ क्वेश्चन। हम्म। हेलो। जी जी बिल्कुल। अगर आपके सेशन के हम बस स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि मैंने गाइडलाइन पढ़ी है और वो आपका 1-2 मैंने सेशन लिया, तो सेम ही होते हैं, क्योंकि इस तरह टाइम बच जाता है मेरे लिए, तो दैट्स आर इनफ। Actually they are enough. Actually they are enough. अगर आप सिर्फ सुन भी लो ना मुझे, और उसके ओके, बाद वो ही फिर हो जाए तो बड़ी बात है। एक्चुअली सिंगल बेस्ट आंसर, और ईएमक्यूज प्रैक्टिस कर लो, नथिंग विल यू विल लीव। क्योंकि कुछ मिस भी हो गया ना, वो ईएमक्यू में तो बिल्कुल नहीं मिस होने वाला। So this is enough. This is the shortest way to pass MRCG2 is just listen me. Listen me, and daily solve 15 questions and sit an exam and pass it. Nobody can fail. This is, I know मतलब live भी है, और मैं इतना confident क्यों कि हूँ, because I am MRCOD2 doing- फर्स्ट अटेम्प्ट में पास नहीं होता। बिल्कुल होगा, बिल्कुल। अगर आप ऐसा कर रहे हो, if you are listening my lectures and if you are solving the daily quiz, जैसे ट्विन पे अगर टॉपिक है ना, आपने उसका लेक्चर पढ़ा है, तो ट्विन के 15 क्वेश्चंस भी होंगे जिसमें ईएमक्यूज एसबीएस भी होंगे, और आई नो कि मैंने वो कहाँ कहाँ से चूज किए हैं, और लाइक जिससे आपकी रही सही कसर भी पूरी हो जाएगी और आपको एग्जाम अटेम्प्ट करने का तरीका आ जाएगा। दैट्स इट। अब उस ट्विन से वो क्या ही कुछ उठा के देंगे जो आपको नहीं आता। आप कर लोगे। ठीक है। सो दिस इज योर रीडिंग साइकिल। पहले सुने, सुनने के बाद अगर आप रीड करते हो, देखो रीडिंग भी बहुत जरूरी है वैसे ना, क्योंकि इससे आपकी सेटिस्फेक्शन होती है कि ये जीटीजी आपकी नजरों से गुजरी हुई है। ठीक है, और इसका फायदा ना आपके MRCG3 में भी है। सिर्फ 2 थोड़ी ना पास करना है, 3 भी पास करना है। तो इसलिए आई विल ऑलवेज सजेस्ट, इफ यू आर लिसनिंग मी, क्विकली रीड द गाइडलाइन, जस्ट स्क्रीन इट। और आपको कोई चीज नई नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी आपकी पेज मेमोरी बनेगी। ठीक है। अच्छा, थर्ड थिंग इज दैट वो जो 15-20 क्वेश्चन डेली आ रहे हैं वो सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, फिर इसके बाद आपने प्रोबेबली अपने नोट्स बनाए या मेरे नोट्स का स्क्रीनशॉट लिया और उसको पीडीएफ बना के उसको आपने प्रिंट करा लिया। लोग करते हैं ऐसा टाइम परफेक्टली ओके, अगर आप अकेले कर रहे हो और उसको शेयर नहीं कर रहे किसी और के साथ, तो दिस इज द बेस्ट वे। आपकी एफर्ट बच गई है। एवर यू विल नोटिस कि आपने जो 15-20 क्वेश्चंस डेली नोट प्रैक्टिस किए हैं, उसमें आपको अपने इंडिविजुअल गैप्स नजर आएंगे। तो वो गैप्स आप चाहें तो उन्हीं स्क्रीनशॉट का जो पीडीएफ प्रिंट कराया था उस पर ऐड कर लें। ठीक है, बट रिफाइन यूर नोट्स अगेन अकॉर्डिंग टू यूर ऑन वे। हर बंदे का अपना एक डिफिकल्टी लेवल होता है ना। और दिस इज द वे यूर रीडिंग साइकिल विल गोज ऑन 1 2 3 4। और इसके बाद फिर रिवीजन। अच्छा, जब हम थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे तो लास्ट 2 मंथ्स में एक सेपरेट कोर्स होता है जिसको हम क्रैश कोर्स करते हैं। उसमें हम थ्योरी नहीं करते, उसमें सिर्फ हम पास पेपर्स करते हैं। इफ यू वांट यू कैन ज्वाइन दैट एज वेल। और फिर इन पास पेपर में जो चीजें आती हैं दोबारा जाएं और अपने नोट्स को रिफाइन करें। तो ये जो आपके नोट्स मेकिंग है ना, उसका बेसिक प्रिंट तो मेरी स्लाइड्स हो गई हैं, बट स्टिल यू विल सी यू आर एडिंग मेनी थिंग्स।
ठीक है, तो आई विल सजेस्ट यू कि स्क्रीन जो आप अपना प्रिंट आउट भी कराएं तो उसका जो सेकंड पेज है ना वो खाली छोड़ दें। उस सेकंड पेज पे आप बाद में रिकॉर्ड लिख सकते हैं, और उस सेकंड पेज पे जो ब्लैंक है उस पे आप अपने MRCOG 3 का पूरा ओस्की स्टेशन लिख सकते हैं। तो आपके बड़ा अच्छा कंटेंट समरी बन जाएगी। ठीक है, क्लियर? कैसे आपका रीडिंग साइकिल चलेगा? जी जी मैम। ओके, सो यस, बाकी बस सिंपलेस्ट वे जो है वो सीमलेस है कि एक मॉड्यूल से हम स्टार्ट करेंगे, उस पर जितनी GTG नाइस टॉक्सिक पे सब कवर करेंगे, हर टॉपिक के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे फ्रॉम ऑल सोर्सेज, और आपके क्वालिटी लाइव सेशंस भी फ्रीक्वेंटली होंगे, बट कुछ रिकॉर्डेड सेशन भी होंगे। ठीक है, थिंग इज दैट कि वो 5-5-6 घंटे के लाइव सेशंस इनह्यूमन है, लेना भी और किसी को बिठाना भी, और वो कौन सा समझ आते हैं, 2 घंटे बाद बंदा सैचुरेट हो चुका होता है। अच्छा, फिर रिवाइज और रिफाइन प्रोसेस चलेगा। ठीक है, और फिर हम नेक्स्ट मॉड्यूल स्टार्ट कर लेंगे। 100% यू आर एट गोइंग टू पास दिस एग्जाम। सो डेली क्या करना है, इफ यू हैव 4 मंथ्स, 4 मंथ्स का दे रही हूँ कि 2 मंथ्स तो फिर आपके पास पेपर्स और रिवीजन के लिए है ना, तो अगर आप डेली 1 गाइडलाइन 1 टॉक और 15 क्विज कर रहे हैं, यू आर गोइंग टू पास। ठीक है, शुरू में लगता है आई वॉन्ट डू इट, फिर आहिस्ता आहिस्ता लगेगा आई कांट डू इट, फिर लगेगा आई वॉन्ट टू डू इट, फिर हाउ डू आई डू इट, फिर आई विल ट्राई टू डू इट, देन यू विल से आई कैन डू इट। सो मेरे सेशन के बाद ना, यू आर हियर, you can do it and you will do it, and after January 2025 you will say yes, we did it, right? Inshallah. Okay, चले बाकी नोट्स मेकिंग, मैंने आपके सारे सिलेबस की अपनी जो ई नोट्स बनाए हैं, आप चाहें तो मैं उनको बता सकती हूँ कि आपने कैसे पढ़ना है, लेकिन मुझे लगता है कि जब करना ही है तो फिर स्लाइडली ग्रेजुअली कर लेंगे, इतना बम्बार्डमेंट की क्या जरूरत है। ठीक है, तो हाउ टू रीड इट, अगर आपने खुद पढ़ना है तो सर्वे कर लें, सिर्फ इम्पोर्टेंट परसेंटेजेस राइट डाउन करनी है अपने दिमाग पे। मैं दोबारा कहूंगी, कॉग्निटिव लोड कम से कम करो, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन जो एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है उनको ना अपने मेमोरी को यूज करो, उसके लिए इंपॉर्टेंट चीजें जैसे आपके GTG की रिकमेंडेशंस हैं, टेबल्स हैं, एल्गोरिथम्स हैं, या कोर्स की फ्लो शीट्स हैं, इन्फोग्राफिक्स हैं फ्रॉम GTG नाइस टॉक्स, दैट्स इट। ओके, बाकी वैसे हाई क्वालिटी नोट्स एक कंटिन्यूस क्लासेस है, मैंने बोला है ना आपको, रीडिंग साइकिल में जैसे जैसे आप मूव करोगे आपके नोट्स रिफाइन होते जाएंगे, इसलिए ब्लैंक पेजेस फ्रिक्वेंटली छोड़ने हैं आपने। ठीक है, जो लोग हार्ड कॉपी से पढ़ते हैं तो उनके लिए भी एक सजेशन है कि अपने लाइक फोल्डर अलग रखें हर मॉड्यूल के, अगर आप गाइडलाइन प्रिंट भी कराते हैं, मिक्सअप ना करें हर चीज को। ठीक है, तो ये इसके बाद बाकी अगर मेडिकल मेडिसिन की आप बात करते हो तो यू विल स्टार्ट फ्रॉम प्रायर टू कंसेप्शन। हर क्रोनिक डिसऑर्डर हो ही नहीं सकता उस पर रिकमेंडेशंस ना हो कि कंसेप्शन कब करनी है कब नहीं करनी, चाहे कार्डिक है, चाहे हाइपरटेंसिव है, चाहे थायराइड है, चाहे चाहे लाइक क्या मैं कहूँ CKD है, वट एवर। और कुछ रिकमेंडेशंस फर्स्ट टाइमेस्टर में है, कुछ सेकंड में है, कुछ थर्ड में है। हर डिलीवरी का लाइक एक डिलीवरी, हर डिजीज का एक डिलीवरी टाइम है। कोई 38+6 पे हो रही है, कोई 41+6 पे हो रही है, कोई आपने 39 पे एक्टिव करना है, कोई आपने 34 पे डिलीवर करना है, कोई 35 पे डिलीवर करना है। तो आपने टाइम ऑफ डिलीवरी जब भी नोट्स बनाए, हर मेटरनल मेडिसिन के हर डिसऑर्डर के लिए आपने एक ऐसा पेज बनाना है, और फिर आपने सिर्फ इंफॉर्मेशन नेसेसरी लिखनी है जो कि जरूरी है जानना, लाइक जो कि एग्जाम में आती हैं, पूरी गाइडलाइन नहीं छापनी, ये बातें फिल इन द गैप, बस यही चीजें फिल करनी है, दैट्स इट। ठीक है, जैसे डायबिटीज है कि प्रायर टू कंसेप्शन मंथली HbA1c होना है 6.5 है तो ठीक है, इससे ज्यादा है तो नहीं कंसीव करेगी। RFTs LFTs के जो उसके चेक्स हैं वो लगाने हैं कि प्रायर टू 6 मंथ क्या थे, एनुअली क्या चल रही है, सेफ मेडिसिन है, ओके हो गई है, ठीक है चलो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आ गई है ना, यही चीजें चल रही हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर से ऑनवर्ड एनामली स्कैन ग्रोथ स्कैन स्टार्ट हो गए, थर्ड ट्राइमेस्टर से ऑनवर्ड ये प्रीटर्म लेबर बी फ्रॉम के जो उसके सिनेरियोज हैं, पोलियो वो स्टार्ट हो गए। टाइम ऑफ डिलीवरी इंसुलिन पे है या नहीं है, और डेली डिफरेंट है, मोटर डिलीवरी पोली अनस्टेबल या डिफरेंट है, लेबर PPH प्रोटोकॉल, डायबिटीज, कार्डियक हाइपरटेंशन सबका डिफरेंट है। ठीक है, एनेस्थीसिया सबका डिफरेंट है,
किसी में लाइक कोई लाइक हेमोडायनामिकली स्टेबल नहीं है, नहीं दे सकते एपिड्यूरल, बाकी हमें दे रहे हैं। हर एक में ब्रेस्ट फीडिंग ड्रग सेफ डिफरेंट है, हर एक में कॉन्ट्रासेप्शन का यूके मैक 1 2 3 4 डिफरेंट है, हर एक की रिकरेंस डिफरेंट है ना, और नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए प्रीडायजेपिक्स डिफरेंट है। आप इसका कोई सवाल करिए नहीं, ठीक है। दिस इज द वे यू विल डू योर मेटर्नल मेडिसिन। अच्छा, तो अर्जेंसी है, फ्रीक्वेंसी है, नक्चूरिया है, ठीक है। तो ये ट्राइएड बनाती है कि ये ओवर एक्टिव ब्लैडर है, ये ट्राइएड यही बनाती है। तो दे विल नॉट से कि इसको ओवर एक्टिव ब्लैडर, वो कहेंगे पेशेंट है कम्स विद अर्जेंसी फ्रीक्वेंसी एंड नक्चूरिया विद यूरिन ये यूरिनरी सारी कंप्लेंट्स बता के, बट ये 3 ट्राइएड आपको दे देंगे, ठीक है। जिसमें से अगर ये प्योर है तो दे विल नॉट ऐड एनी स्ट्रेस रिलेटेड इनकॉन्टिनेंस, तो ये प्योर ओवर एक्टिव ब्लैडर आपको आराम से पिक कर लोगे 3 ट्राइएड या फीचर्स देखते ही। एंड दे विल से कि शी ट्राइड फर्स्ट लाइन antimuscarinics and she left them because of side effects, ठीक है। और 5 उसमें से ऑप्शन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑप्शन है, और 10 में हर ड्रग लिखी हुई है। लाइक आप सेकेंड लाइन लिख देंगे मायरा बैग्रेन आती है, ठीक है, या फिर इधर लिख देंगे कि आप इसकी यूरोडायनामिक करा लें, या फिर मे बी वो यहाँ लिख देंगे इसकी ब्लैडर टाइडी करा लें, या दे विल गिव हेयर कि आप इसकी जो है कंप्लीट एग्जामिनेशन करा, ठीक है, या आप इसको रेफर करें फॉर सेकेंडरी केयर, या फिर दे विल से कि आप इसका कल्चर करा लें। बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस जो कि यूजली बनती भी हैं, आप पजल हो जाओगे देख के ना, बट यू नो कि ये ट्राइएड ओवर एक्टिव ब्लैडर की है, यू नो कि फर्स्ट लाइन एंटीमस्कैरेनिक्स फेल हुई और रीजन साइड इफेक्ट है। सो आई विल टेल यू हियर कि जब पेशेंट दवाई इसलिए छोड़ रही है कि साइड इफेक्ट्स हैं, तो आप रूट चेंज कर दें, ट्रांसडर्मल दे दें। अगर एक्सटेंडेड रिलीज है तो गो फॉर दिस, और एक्सटेंडेड रिलीज लेट्स सपोज 10th ऑप्शन extended release oxybutynin, this is your key because she is leaving antimuscarinic because of not this कि उसको फायदा नहीं हो रहा, उसको फायदा तो हुआ है, साइड इफेक्ट से परेशान है, तो साइड इफेक्ट चेंज कर दें रूट चेंज करके। However, अगर वो इसलिए छोड़ रही है कि वो सक्सेसफुल नहीं है, उसको स्टिल कंप्लेंट्स हैं, देन एक्सटेंडेड रिलीज आउट, बिकॉज वो भी फेल ही होगी जब दूसरा रूट फेल हो रहा है। नाउ सेकंड लाइन है मायरा बैकग्राउंड है, गॉट माय पॉइंट। तो इस तरह से आप अप्रोच करते हैं। तो ये EMQs में 5 चॉइसेस नहीं होती बल्कि 10 होती हैं या 12 होती हैं, समटाइम 15 भी हो सकती हैं, बट यू नो हाउ वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट इट, बिकॉज जैसे ही हम स्टेम पढ़ते हैं, हम तो पढ़ते ही नहीं ऑप्शंस, हम पहले सिनेरियो पढ़ते हैं, सिनेरियो के बाद हम अपने बज़वर्ड इकट्ठे करते हैं। बज़वर्ड इकट्ठे कर लिए कि ये डायग्नोसिस क्या है, डायग्नोसिस है ओवर एक्टिव ब्लैडर, ठीक है। अगर यूरोडायनामिक्स पे हमें देते तो हम कहते हैं इंस्टेबिलिटी, बट उन्होंने तो यूरोडायनामिक्स नहीं दी, डायग्नोसिस ओवर एक्टिव ब्लैडर ही है, ठीक है। और दूसरा बज़वर्ड ये है कि फर्स्ट लाइन जो एंटीमुस्कैरेनिक्स थी, शी इज अनहैप्पी बिकॉज ऑफ साइड इफेक्ट्स। ये 2 बज़वर्ड हैं, ये 2 बज़वर्ड जैसे ही आपके माइंड में फ्लिकर करेंगे, आपकी की आपके दिमाग में आ जानी चाहिए, और वो है एक्सटेंडेड रिलीज। डिफरेंट रूट है, ऑक्सीबुटाइनिन खिलानी नहीं है बल्कि रूट चेंज कर दे, खिलाने से साइड इफेक्ट ज्यादा आते हैं, ठीक है। एक्सटेंडेड रिलीज से हल्की हल्की रिलीज होती है, साइड इफेक्ट्स कम हो जाते हैं, ठीक है। तो आपने उन 10 चॉइसेस को पढ़ते गए, जैसे ही आपको नजर आया एक्सटेंडेड रिलीज 10 ऑप्शन ई है,
पिक इट एंड मार्क इट एंड मूव ऑन। बट वो उन 10 कुछ ऑप्शंस को पढ़ने के लिए टाइम लगा है ना, 5 को पढ़ने में अगर 1 मिनट लगता है तो 10 को पढ़ने में 2 मिनट लगेंगे, इसलिए आपने EMQ को 2 मिनट से। दैट्स इट। नो इरम, आपको समझ आई व्हाट आई वांट टू से? जी जी मैम, जी जी मैम। तो इस तरह से ही पढ़ेंगे जैसे पेपर देना है। और एक एक है ब्लैडर पेनफुल सिंड्रोम का एल्गोरिथम इन यूरोगाइनी, उसका हर लव्स दे लाइक इट। मतलब उस एल्गोरिथम और शोलर डिस्ट्रीब्यूशन एल्गोरिथम का एक एक स्टेप उनको पसंद है, एक एक स्टेप। कहीं कोमा भी आया ना, वो भी हम इसको इस तरह से करेंगे। कॉलेज फेवरेट जो एल्गोरिथम्स हैं इनको सारी टाइमलाइंस जैसे हैं, ये सारी टाइमलाइंस इसलिए बता रही हूँ कि खैर आपको फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ। जैसे भूल जाते हो कि डायरी कितने दिन की है, पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइजेस 4 मंथ की है, लेकिन लाइक अगर इनकॉन्टिनेंस है तो उसमें 3 मंथ्स की है। तो ये जब आप रिवाइज करोगे और अगर आप ये नोट्स नहीं बनाओगे विद मी तो आप भूल जाओगे, सारी टाइमिंग एक जगह पे आके मिक्स हो जाएंगे। सो जहां इस तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आएंगी आई विल टेल यू देयर एंड देन कि इसको स्क्रीनशॉट लो, और इसी स्क्रीनशॉट पे बाकी टाइमलाइन जहां जहां आपको मुश्किल लगती है मिक्स होती है ऐड करते रहो। तो वो सारी टाइमलाइन एग्जाम से 1 महीना पहले या 1 हफ्ता पहले आराम से आप रिवाइज कर लोगे, और आपका माइंड जो है वो परेशान भी नहीं होगा, एग्जाम में रिप्रोड्यूस भी कर पाओगे क्योंकि कंपैरिजन करके याद किया। ठीक है, सेम फॉर परसेंटेजेस एज वेल। सारी परसेंटेजेस जो 1 वाली हैं उनको कंबाइन कर लेंगे, जो 10% पे जा रही हैं उनको कंबाइन कर लेंगे, तो हमारा कॉग्निटिव लोड कम हो जाएगा। ओके, सो यस, लाइक अब ये अगर मैं ऑनको की बात करूं, ऑनको में लोग पता नहीं क्यों घबराते हैं इससे। बिलीव मी, ऑनकोलॉजी पूरी 5 पेजेस पे आप आराम से कर सकते हो, और येट यू विल नॉट स्किप एनी क्वेश्चन इन योर एग्जाम। सी हाउ ये सीन कितना मुश्किल है। आपने क्या करना है, ये सीन का एक एल्गोरिथम है कि ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये। ठीक है, दूसरा एल्गोरिथम करेंगे फिर कि लेट्स अज्यूम कि एडुकेट आ गया और नो सीन, तो ये एल्गोरिथम है, राइट। और अगर पॉजिटिव आ जाएगा तो फिर ये एल्गोरिथम है। ठीक है, एडुकेट इनएडुकेट के डिफरेंट एल्गोरिथम बन जाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव के डिफरेंट बन जाएंगे, यू कैन इजीली डू इट। अच्छा, फिर बहुत सारे वेट टाइम है, आप सारे वेट टाइम टुगेदर कर लेंगे। अच्छा, फिर ये CGIN का पूरा एल्गोरिथम है, मिक्स हो जाता है पे, सिर्फ ये करना है, दैट्स इट। ठीक है, वरना तो इसको एकदम से पढ़ोगे तो मुश्किल लगता है। अच्छा, फिर लेट्स से हाँ, पोस्ट हिस्टेक्टमी आपने जाना है, पैराग्राफ में मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम इसका बना लेंगे एल्गोरिथम। ठीक है, प्रेगनेंसी में कैसे जाना है ऐसे बना लेंगे एल्गोरिथम। ओके, सारे कैंसर्स जो हैं एक पेज में आ जाते हैं कि स्टेज ये, ट्रीटमेंट ये, लिम्फ डाइसेक्शन इसकी करनी है। ठीक है, या लाइक किसी भी कैंसर का आपने दूसरा पेज बनाना है कि इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट फिगर्स क्या है, इसकी स्पेसिफिक सिम्टम क्या है, इसकी स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्क फैक्टर क्या है, इसकी स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन डायग्नोसिस के लिए क्या है और स्टेजिंग के लिए क्या है, और फिर स्टेज वाइज ट्रीटमेंट के लिए एक डिफरेंट हम पेज बना लेंगे। फिर प्रेगनेंसी में कोई एक्सेप्शनल चीजें हैं या नहीं, फिर रूट क्या है इसका, कॉमन साइट ऑफ मेट्स क्या है, 5 ईयर सर्वाइवल क्या है, रिकरेंस कैसे होगी, और इसमें क्वेश्चंस कौन कौन से आए हैं एग्जाम में, और कंपैरिजन कैसे करना है, क्योंकि एक एक कैंसर में पैरामीट्रियम 3B में इन्वॉल्व हो रही है तो दूसरे में 2B में इन्वॉल्व हो रही है। तो बिलीव मी, हर कैंसर के 2 पेजेस या 2 इंफोग्राफिक्स एंड कैंसर डन। ठीक, तो ऑन्कोलॉजी इट्स नॉट लाइक 500 पेजेस, ये सिर्फ 10 पेज की है, जो कि अगर आप ऐसे करोगे तो यू विल नेवर फॉरगेट। ये इसकी कैंसर की जैसे सर्विक्स की वो है, स्टेजिंग है, बहुत मुश्किल लगती है, बट हम इसको इस तरह से प्रेजेंट करेंगे अपने माइंड में यू कैन इजीली एब्जॉर्ब इट। ठीक है, ये स्टेज लाइक 4 तक यहाँ ये आ गया, इसमें डिस्टेंट मेट्स हैं। फिर प्रेगनेंसी 3B1 तक पॉसिबल है, वो यहाँ आ गया। फिर सर्जरी कहाँ तक पॉसिबल है, 2A तक अगर यंग है। ठीक है, फिर कीमो रेडिएशन कहाँ से स्टार्ट करनी है, 1B3 से ऑनवर्ड ना।
ठीक है। और क्लिनिकल डायग्नोसिस कब तक है? 1A2 तक। स्टेजिंग EUA से ऑनवर्ड कब करनी है? लाइक 1A2 तो हिस्टोपैथोलॉजिकल है, कोल्पोस्कोपी पे हो जाता है, उससे ऑनवर्ड EUA आ गया, और इन्वेस्टिगेशन सारी। तो CA सर्विक्स सिर्फ ये एक पेज है, और इस एक पेज से सारी आपकी स्टेजिंग, स्टेज वाइज ट्रीटमेंट, प्रेगनेंसी पॉसिबल है नहीं है, when to give chemotherapy, what are investigation, when to do MRI, what is the recurrence investigation, diagnose कैसे करना है, everything is there. You need to do only this single page, that's it. आपकी पूरी फिगो हो गई है 2021 की। So this is the way we will make our notes, and actually they will make our life easy. How anyone can say ke like he or she can fail MRCG2? आप अगर सही स्ट्रेटजी से पढ़ते हो, you can pass it. So closing the session. Yes. So there will be multiple live sessions and recorded sessions. और हमारा एम यही होगा कि इन 30 सेशन प्लस से हम 5 days में हर मॉड्यूल खत्म कर लें। 4 month में हमारी पहली रीडिंग हो जाएगी। Once you will join us, मेरी स्लाइड नजर आ रही है आप लोगों को? जी जी मैम। अच्छा, तो once you will join us, तो आपको टोटल जो आपके जितने मॉड्यूल्स हैं 18 मॉड्यूल हैं, लेकिन जैसे लेबर और डिलीवरी और परफ्यूम को कंबाइन कर दें तो एक मॉड्यूल बन जाता है ना। तो इस तरह करेंगे तो ये टोटल 12 ग्रुप्स बन जाएंगे। हर मॉड्यूल जैसा कि आपके पार्ट 1 में हमने बनाए थे वैसे ही पार्ट 2 में बनाएंगे। ठीक है, जैसे मैटरनल मेडिसिन का डिफरेंट होगा, फिटल मेडिसिन का डिफरेंट, एंटीनेटल का डिफरेंट, लेबर का डिफरेंट, और ग्रेजुअली इनको ऐड किया जाएगा, एकदम से बम्बार्डमेंट नहीं होगी। वी विल स्टार्ट फ्रॉम मैटरनल मेडिसिन, वी विल कवर मैटरनल मेडिसिन फर्स्ट। सारे इसके जो लाइक मैटरनल डिसऑर्डर हैं उनके सारे GTG नाइस टॉक आर्टिकल कंप्लीट करने के बाद इसके जितने भी क्विजेज हैं फ्रॉम प्रैक्टिस सोर्सेज वो कंप्लीट कर लेंगे, और फिर वी विल मूव ऑन मैटरनल मेडिसिन। इसी तरह ये कंप्लीट कर लेंगे, देन वी विल मूव हाँ एंटीनेटल लेबर, और फिर गायनी के ग्रुप्स आ जाएंगे जिसमें उनको अर्ली प्रेगनेंसी, जनरल गायनी, कॉन्ट्रासेप्शन, एसटीडीज, इनफर्टिलिटी एंड यूरोगायनी आ जाएंगे। और डेली हम 15-20 क्वेश्चंस करते रहेंगे। तो बाय डूइंग द थिंग्स लाइक दिस वे 4 months में MRCG2 का पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और वो भी एग्जाम ओरिएंटेड वे में। आपको बहुत ज्यादा खिचड़ी नहीं पकी होगी चीजों की, गाइडलाइंस के ग्रुप्स की। सो हार्ड कॉपी भी कुछ लोगों ने कहा हमें अवेलेबल करें अपने नोट्स की, वो भी अवेलेबल हो जाएंगे। आई विल ट्राई कि EM जो ई बुक है SBS EM की उसकी वो भी हार्ड कॉपी में मैं अवेलेबल करूं, बट आई कांट कमिट इट राइट नाउ। बट ये जो नोट्स या समरीज हैं वो अवेलेबल करें। स्पेशल ऑफर ये है कि आई हैव सीन जो मेरे कैंडिडेट्स हैं वो यूजुअली पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश से होते हैं, बिकॉज ओनली दीज कंट्री स्टूडेंट्स कैन अंडरस्टैंड उर्दू और हिंदी। So if you are planning like MRCG2 in January 2025, and at the same time you are planning FCPS या MS exam in Feb 2025 या MRCPI in March, तो basically I have noticed 80-90% syllabus तो same है, तो why you should join separately each course? So what I will do, आप इस स्पेशल ऑफर को ले लें। लाइक इफ यू हैव प्लान कि आप MRCPI करें, तो आपने MRCGT के COGT के कोर्स में सिर्फ आयरिश गाइडलाइंस ऐड करनी है, आपकी थ्योरी कंप्लीट है। अगर आपने FCPS या MS करना है, आपने इसी कोर्स में MRCGT के SOGP और WHO गाइडलाइंस ऐड करनी है, एंड योर कोर्स इज परफेक्ट। यू कैन इजिली सिट इन FCPS एज वेल। तो ये स्पेशल कोर्स होगा। फिर यू हैव टू टेल अस कि आप इस तरह से प्लान कर रहे हो, तो हम आपको 2 कोर्सेज या 3 सेपरेट कोर्सेज जो हर ऑर्गेनाइजेशन राइट नो कर रही है, वी विल नॉट डू इट, बिकॉज वी नो 80% क्योंकि कंटेंट एक है, तो व्हाई वी शुड टेक एडिशनल फीस। सो वी विल गिव यू we will add you in a special course if you are planning 1 or 2 courses together, exams together.
थोड़ा सा ये कॉस्टली हो सकता है, बट ये एक ही होगा, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। और उसमें क्या होगा, लाइक जो जीटीजी की गाइडलाइंस के डिफरेंसेस हैं आयरिश गाइडलाइंस के, इफ यू आर प्लानिंग फॉर एमआरसीपीआई, वी विल प्रोवाइड यू। आप आराम से मैच कर लेंगे कि इनमें ये डिफरेंट चीजें हैं। या एसओजीपी डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइन अगर आप एफसीपीएस की तैयारी कर रहे हो तो वो जीटीजी से कहाँ डिफरेंट है, उनके डिफरेंसेस आपको मिल जाएंगे। तो योर लाइफ विल बी सुपर इजी एंड ऑब्वियसली आपके लिए इकोनॉमिकल भी हो जाएगा ये। ठीक है। तो इफ यू आर प्लानिंग MRCOG 2 इन लाइक जनवरी, और आपने प्लान करना है उसके बाद FCPS, तो आपको सिर्फ FCPS का क्रैश कोर्स लेना है, बिकॉज पास पेपर्स तो डिफरेंट होते हैं, आपको थ्योरी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इन दिस स्पेशल कोर्स, बट आपको बताना पड़ेगा, यू विल नॉट बी एडेड इन ऑर्डिनरी MRCG2 कोर्स, यू विल बी एडेड इन स्पेशल MRCG2 कोर्स विद, जिसमें FCPS या MRCPI की जो डिफरेंट गाइडलाइंस हैं विद द डिफरेंसेस वो आपको कवर करा देंगे। और एक्सेस भी आपके सेकंड पेपर तक होगी, लाइक खत्म नहीं हो जाएगी जनवरी में, बिकॉज आपने हमें पहले बताया FCPS है फैब में, तो फैब तक रहेगी। ठीक है। सो ये बहुत बड़ी ऑफर है ये, लाइक टिल नो अदर कोर्स प्रोवाइडर इज प्रोवाइडिंग, because what they are providing different courses for these different exams. ठीक है। So if you want to join मैम us, प्लीज मेरा मैसेज पढ़ें। पढ़ती हूँ अभी तो मैं स्लाइड देख रही हूँ। तो इफ यू वांट टू जॉइन अस, मैडम डॉट कोर्सेज के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, या ये 2 हमारे नंबर हैं, इनके थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। सो दिस इज फ्रॉम माय साइड, if any query left, let me know, I will address it. जी हिरा, हिरा आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, हिरा जुबैर। आप तो हमारी लाइक फोर्थ कैंडिडेट हो ना जनवरी 2025 की। She was waiting for this orientation session for from last 2 months. मैम FCPS की पार्ट 2 से कितना डिफरेंट है? थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन है लेकिन डिफरेंट तो है, उससे इजी है या अच्छा नहीं उससे टफ है या टफ है, मेहनत ज्यादा है। लेकिन अच्छी बात पता है क्या है FCPS से, FCPS अनप्रिडिक्टेबल एग्जाम है, जबकि MRCGT प्रिडिक्टेबल एग्जाम है। बट मीन्स ये कि आपने अच्छा पढ़ा है तो आप पास हो जाओगे। ठीक है। जो कि FCPS में शायद कभी कभार मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ही क्लिनिकल एग्जाम है। लेकिन वो कहते हैं ना, व्हेन देयर इज ए विल देयर इज ए वे। पर्सनली जो मेरा अपना ओपिनियन है, मुझे लाइक ज्यादा एफर्ट करनी पड़ती है FCPS के लिए ना। MRCGT पढ़ाना मेरे लिए ज्यादा आसान है, बिकॉज आई नो कि ये टॉपिक्स हैं, ऐसे पढ़ाना है, ये पेपर में आएगा, और एक स्टैंडर्ड स्टेम आएगी और स्टैंडर्ड चीजें होंगी, और इस मॉड्यूल में से इतने ही EMQs आने हैं, इससे ज्यादा नहीं होंगे। ये चीजें थोड़ी सी अनबैलेंस्ड हैं FCPS। यू विल एग्री विद मी जिन्होंने किया हुआ है। ओके। सो हीरा, आपने किया हुआ FCPS? मैम आप कुछ कह रही थी? मैडम मेरी रेजिडेंसी चल रही है, सेकंड ईयर स्टार्ट। ओके ओके ओके। अभी में फिर उसके बाद मैंने कहा कि सोचा कि Oh, Hira, actually, I really can't hear you. दे दूं। बहुत डिस्टॉर्शन है। चलो एनीवे, इफ आपकी कोई क्वायरीज है ना, आप मुझे पर्सनली बताएं, आई एम वेटिंग, और सेशन हम एंड करते हैं। ठीक है, चलें। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस।